AITUC के 100 साल पूरे होने के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। 31 अक्टूबर को AITUC के स्थापना के 100 साल पूरे होंगे और मैं सोचती हूँ कि हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत अहमियत रखता है ये दिन। अभी से 3 साल पहले हमने रूसी क्रांति के 100 साल पूरे होने पर सेलिब्रेट किया था और मुझे लगता है कि मजदूर आंदोलन का एक साथ होना और रूसी क्रांति का आपस में गहरा संबंध है। इस बात को ऐसे ही मैं यहाँ पे कहना चाह रही थी। जब 25 सितंबर को हमने कॉमरेड बर्धन का की याद में एक मीटिंग किया था, तब ये बात हुई। तब से ही हमने AITUC के स्थापना का एक तरीके से सेलिब्रेशन शुरू किया था। कॉमरेड अमरजीत कौर ने पूरे हिस्ट्री AITUC की मजदूर आंदोलन की उस मीटिंग में बताई थी और फिर ये तय हुआ कि मजदूर आंदोलन में जो अलग अलग सेक्शंस हैं, उनके जो संघर्ष रहे हैं, उनका हम एक इतिहास जाने, पहचाने और फिर कुछ अंदाज लगाए कि फ्यूचर में मेहनतकश जनता के पास में कितनी ताकत है कि वो इस दुनिया के सिस्टम को और हिंदुस्तान के सिस्टम को बदलने में अपना पूरा सहयोग देगी। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेती हूँ। इस श्रृंखला का इंट्रोडक्शन भी जो हम सीरीज ऑफ वेबिनार्स कर रहे हैं, इसका इंट्रोडक्शन और इसकी सोच के बारे में हमारे जोशी अधिकारी इंस्टीट्यूट के चेयरपर्सन शुक्ला जी को मैं इनवाइट करती हूँ कि वो बोले। थैंक यू एंड माय ओन वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन बिहाफ ऑफ द जोशी अधिकारी इंस्टीट्यूट। मुझे जयज ने कहा था कि मुझे हिंदी में ही बोलना है, तो मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करूंगा। जैसा जयज ने कहा, कुछ दिन पहले जब कॉमरेड बर्धन का 95वां वर्धापन दिन मनाया गया था, उसमें जो विचारों का आदान प्रदान हुआ, उसमें ये सोचा गया कि अब उन्होंने जो अद्वितीय प्रयास किया था मेहनत कश लोगों के संगठन और एक इतिहास 75 साल का बनाया था, तो उसको अद्यतन बनाने की कल्पना सामने आई और उसी परिप्रेक्ष्य में सोचा गया कि आज के स्थिति में जो संकट मेहनतकश लोगों के सामने खड़ा है, उसका आकलन, उसका निदान और उसका मुकाबला किस तरह से हो, इसके बारे में कुछ गोष्ठी की जाए और जिनको इसके बारे में बहुत गाढ़ा अनुभव है और विचार हैं, उन लोगों के साथ परामर्श किया जाए। उस हेतु ये एक श्रृंखला आयोजित की जा रही है। इसकी पहली कड़ी आज की है, जिसमें हम लोग मेहनतकश लोगों के बारे में जिस तरह से कायदे कानून बनाए गए और अब जो कुछ बनाया गया था उस पर किस तरह से प्रहार हो रहा है और उस स्थिति का आकलन करने की आवश्यकता है। कायदे कानून के बारे में कायदे विधिज्ञ लोग बताएंगे ही और आज के इस वेबिनार में हम लोग वी आर वेरी फॉर्चुनेट जो कि हमारे वक्ताओं में डॉक्टर विवेक मंटोरा है और बाबू मैथ्यू है। दोनों के बारे में आपको मालूम ही है और बड़े आतुरता से हम भी प्रतीक्षा कर रहे हैं उनको सुनने की। उसके पहले केवल 1-2 मिनट में मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूं कि आजादी के बाद शायद इस तरह का संकट जो मेहनतकश लोग आज सामना कर रहे हैं वैसे पहले नहीं आया था। ये एक अप्रत्याशित अनप्रेसिडेंटेड अटैक ऑन लेबर वी आर विटनेसिंग और उसके अनेक पहलू हैं।
लेबर कोड के बारे में तो आज चर्चा भी होगी, किंतु वो केवल एक कायदे कानून के विश्व में जो हो रहा है उसका आभास उससे मिलता है। मेहनतकश लोगों को नया अवसर अपनी जिंदगी को संवारने का पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने दिया था, और जो लेबर रिलेशंस में एक तरह का आदर्श पैदा करने के हेतु से बनाए गए थे, उन पर भी एक बड़ा कुठाराघात हो रहा है। और हर क्षेत्र में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बेचे जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं। पैंडेमिक के नाम पर मेहनतकश लोगों पर जो ऑपरेशन हो रहा है उसको और गहरा किया जा रहा है, और उनके हर हक को पैरों तले रगड़ा जा रहा है। और साथ साथ जिस तरह से हिंदुस्तान के कृषि क्षेत्र पर, पूरे कृषि के अर्थव्यवस्था पर आघात हो रहा है, उससे तो हिंदुस्तान का 50% वर्कफोर्स जो है उसको पूरा भूखा करने की कोशिश हो रही है। अभी जो देखा गया प्रवासी मजदूरों का वापसी, अब जो कुछ सहारा थोड़ा बचा था वो भी ध्वस्त किया जा रहा है, और ये एक तरह का रिवर्सल हो रहा है। जितना भी इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस किया गया था, जिस तरह से भी हो, कैपिटलिस्ट पद्धति से भी हो, उसको भी पूरे तरह से एक तरह से उल्टा किया जा रहा है। और ये स्थिति हिंदुस्तान के इतिहास में अप्रत्याशित है। इस तरह का माहौल कभी नहीं था। तो हमारे सामने ये जो यूनिक चैलेंज है उसका आकलन हमें करना आवश्यक है, और उसके सारे पहलू हम लोगों को समझ में आना जरूरी है। और तब आकलन के बाद इस स्थिति का निदान भी हो सकता है, और इस निदान के बाद किस तरह से मुकाबला इस स्थिति का किया जाए, इसके बारे में विचार होना चाहिए। और मैं आशा करता हूं कि इस श्रृंखला के अंत में हम लोगों का आकलन आज जो है उससे भी ज्यादा तेज होगा, और कुछ आगे की दिशा स्पष्ट होगी। आगे आने वाले श्रृंखला के कड़ी में हम लोग पब्लिक सेक्टर के बारे में सोचेंगे, उसके बाद जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उसके बारे में सोचेंगे, इनफॉर्मल सेक्टर है उसके बारे में सोचेंगे, और खास करके जो स्त्रियों का योगदान है श्रम क्षेत्र में, उसके बारे में भी अलग से सोचेंगे। और एक सर्वंकष समझ इससे पैदा होगी, और इसी आशा से मैं ये श्रृंखला का शुरुआत हो, ये this is my wish, and I request the participants to participate after listening to the speakers, so that we evolve a collective understanding of the unprecedented situation that we are facing. Thank you. शुक्ला जी ने जो हम लोगों ने वेबिनार्स प्लान किए उसके बारे में बताया, उसको मैं थोड़ा सा डिटेल और करना चाह रही थी। आज के बाद में नेक्स्ट वेबिनार हमारी ऑलरेडी फाइनलाइज हुई है, जो कि 4 नवंबर को हमने रखी है, और 4 नवंबर को हम डिस्कस करेंगे जो मॉडर्न प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं, मारुति, होंडा, और वहां पे वर्कर्स के जो बहुत ही जबरदस्त स्ट्रगल्स हुए हैं पिछले कुछ सालों में, उनको हम कवर करना चाहेंगे। तो हमारे 3 स्पीकर्स होंगे, एक गुड़गांव मानेसर एरिया का, दूसरा बॉम्बे पूना इंडस्ट्रियल बेल्ट के लिए, और तीसरा बैंगलोर चेन्नई इंडस्ट्रियल बेल्ट के लिए। ये सेमिनार 4 नवंबर के लिए हम लोगों ने फिक्स कर लिए 5 बजे से 7 बजे तक। इसके बाद की नेक्स्ट सेमिनार जो हम करना चाह रहे हैं वो पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज के स्ट्रगल के बारे में है,
और उसमें मुझे लगता है कि हमें शायद 2 दिन करना पड़ेगी पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयज़ की सेमिनार, और एक शायद 9 या 10 तारीख को हम करना चाहेंगे, जिसमें हम एनर्जी को लेना चाहते हैं। पावर सेक्टर, आई मीन इलेक्ट्रिसिटी, कोल एंड ऑयल, ये 3 विषय को लेकर के हम शायद 9 नवंबर को करेंगे, और उसके बाद में जैसे-जैसे फाइनलाइज़ होते जाएंगे आपको खबर करेंगे। पब्लिक सेक्टर के बाद में विमेन वर्कर्स के ऊपर हमारी सेमिनार है, और फिर ऑर्गेनाइजिंग द अनऑर्गेनाइज्ड में एग्रीकल्चरल लेबरर्स, कंस्ट्रक्शन लेबरर्स एंड माइग्रेंट लेबरर्स, इनको लेकर के हम कुछ चर्चा करेंगे। एंड जॉइंट प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेड यूनियन का हमारा अंतिम सेशन रहेगा। तो आज के इसमें मैं अब प्रोफेसर बाबू मैथ्यू को इनवाइट करती हूँ कि वो अपना भाषण दें। Good evening to all comrades. My special greetings to Comrade S.P. Shukla. Shukla ji, I'm seeing after a long time. And so thank you to Joshi Adhikari Institute for bringing all of us together. It's a very special moment with only 3 more days left for the 100th birthday of AITUC. And that is for me also an emotional moment, because the best part of my youthful years I spent working for the AITUC in different capacities, from the shop floor to the international fora. And it has been simply the most educative experience of my life, which helped me also in the teaching of labor law. So I'm very proud that I'm one of the few, probably the only labor law teacher who had such a long trade union experience. And I can tell you that was a great advantage in the classroom. So the mode of praxis is extremely useful. And all my students were interested in labor law. But otherwise, labor law is considered to be a boring subject. And that's a very sad part. It's not the fault of the subject. It's the difficulty of finding teachers who have some experience with the workforce. Yeah, so I have thought of primarily focusing on the post-colonial and the neo-colonial period. And I was finding, as I was preparing for the talk today, I found one has to begin even with the colonial period. Worried, of course, naturally about the time factor. But I think it's appropriate to look at labor law historically on this occasion of the 100th anniversary. And it's good to remember that evolution of all laws, including labor laws, is very closely related to the period, to the epoch during which that law originates. And certainly also directly related to the question as to who is in power. And when I ask that question, I also mean that, especially in the Joshi Adhikari Forum, to ask the question, what is the nature of state power during the period when we are analyzing particular labor laws? And so when we are looking at the colonial period, of course, we are aware of the deindustrialization. I don't go into that at all. But also to look at the period when a British capitalist class is engaged in industrialization in India. And I just want to refer to one aspect, and that is when they were trying to start plantations in Assam, then the use of indentured labor. And that's one of the first pieces of labor legislation that the British bring in. And that labor legislation is Workmen's Breach of Contract Act 1859. And the purpose of that law is how to prevent the workers from running away. And when they were running away, if anybody gave them shelter, then even they were committing a penal offense and they could be taken to task. So it was slavery, really. And those who were retrieved from escape were even subject to physical punishment, including whipping. And all this was legally recognized, including through provisions in the Indian Penal Code. So if you look at that period and then look at 2020, when these new laws are being passed, it's interesting that
one preoccupation of the lawmakers now is how to prevent workers from staying at work, from continuing to be at work. And that's the interesting contrast, because when you talk of fixed term employment, you are telling them, look, you can't stay with us, more than the day that we want you to stay. So it's useful to look at also the nature of British capitalism during the early period, because it's interesting that workers had already organized for about 100 years in England before British capitalism sets up its industry in India. And obviously that has had its own impact in different ways. The British capitalists had seen for themselves the evolution of British labor from the position of militancy, including the Luddite movement, to the period of Chartism and the birth of several trade unions right from 1850s onwards, and the Labour Party being born in 1900. And the fact that the Labour Party was the creation of the British Trade Union Congress, unlike in our parts of the world where is the political party that gives birth to a trade union. So it is that factor which has in its sense a certain relevance while we are discussing this aspect. A directly relevant factor is the workers going on strike in Buckingham Carnatic Mills in Madras. And that's a very serious agitation by the workers organized under the Madras Labour Union with B.P. Wadia as the trade union leader. And that is in 1921. It's a 6-month-long strike. And the British are ruthless. They open firing, they kill 6 workers, and more than that, they invoke British common law, which is prevailing at that time. And British common law meant that you could get an injunction, which they got from the Madras High Court. You could prosecute the trade union leaders for criminal conspiracy, and you could also claim compensation in tort law for the damages caused on account of the strike. So that is an experience which the Indian trade union movement has had. And that created an uproar, and it's through many years of such struggle that the Trade Union Act of 1926 is born. So it's a very ancient commencement of labor law in India. Until the new laws came into force, this Trade Union Act has been in force in India. It's interesting to note that the Trade Union Act, which gives the right of registering a trade union, was much prior to freedom of association, which we got through the Constitution of India. But through the power to, the right to get a trade union registered, we also got immunity from civil action, criminal action, and tortious action. And that has certainly helped the trade union movement in a very big way. I would identify it as one of the most important democratic rights of the workers. And that very right is also in danger, not in any superficial sense, but in a very substantial sense. And I'll come to that a bit later. We also had during that period the Trade Disputes Act of 1929. And that was accompanied with Defense of India rules of 1939 again, at a much later stage. But when the Trade Disputes Act of 1929 was introduced in the central legislature, that's the occasion when Bhagat Singh throws a bomb into the central hall. And we know that when he is, taken in for investigation, he has the following to say, that he had calculated the amount of explosives that he used in such a manner that, and threw it into the far corner of the assembly so that it would not hurt anybody physically. So that's the Trade Disputes Act of 1929. And of course, we must remember that the British had a certain attitude to labor, a certain attitude to the trade union movement, which was the result of
their own history back in England. So I think we must also take note of the fact that, there's a kind of enlightened self-interest on the part of British capitalism when they are dealing with labor. I think I may not be wrong in putting it that way. It leads them to ask the question, how to deal with labor, how to negotiate with labor, probably because of the experience of the Luddites in England. There's one interesting episode where Baptista was one of the founders of the AITUC. He is aware of what the textile workers of Mumbai are doing. Textile workers would suddenly leave their work spot and go back to their village. And so on some occasions, they would go on strike, ask each other what are our demands for the strike. So that seemed to be the initial stages. And in one context, it is reported that Baptista approaches the employers and tells the employers, will you help in order to organize the workers into trade unions? And the employers respond that that is not our job. It is you who have to organize the workers. So I'm finding that an interesting response from British capitalists. I think even today, if Indian capitalists get a chance, they will set up their own chamcha trade union at the drop of a hat. So what is this? What does that reflect? I think it's an interesting aspect of sociology to be looked at. There's also, as we know, the Workmen's Compensation Act is as old as 1923. The Royal Commission was set up in 1929. It's a worthwhile report, and if we read the Royal Commission report today, we would feel that many conditions which were prevalent at that point of time are still prevailing at this point of time. And that's a tragedy of the situation. And there was also the Indian Dock Labour Act of 34, the Payment of Wages Act of 1936. And I think we must keep this factor in mind. I think the other thing which is relevant for our reflection today is the fact that when the trade union movement is fighting at that point of time, then it is also a fight against imperialism. And so the manner in which the national movement and the trade union movement converged, that certainly gave us a lot of advantage. And that kind of advantage we have not had after that period. And I think that is an aspect which is worth further reflection. Let me then move on to the post-colonial period. And I must say that when one is looking at the post-colonial period, we must recognize that the struggle of the workers has been a factor which has influenced. But equally important has been policy perspective. Policy's perspective of the regime that has taken over after independence, after we won independence. And so, these policy documents are worth studying, both in terms of documents which did not convert into law, and yet they had a tremendous influence on the manner in which labor jurisprudence has evolved. In that category, I must put right at the top a policy document which is called the Fair Wage Committee Report of 1948. It is that report which gives us an idea of what is minimum wage, what is fair wage, what is living wage. And now, of course, thanks to the new legislative effort, there's a fourth layer also, and that is below the minimum wage, which is sought to be labeled as floor wage. We'll perhaps come back to that at a later stage. But when I am referring to policy documents, Fair Wage Committee is one. The documents of the 15th Indian Labour Conference of 1957, that's an occasion when Dr. Aykroyd, who's an expert nutritionist, is invited to present the agenda papers to the Indian Labour Conference. And I tell you, when you examine those agenda papers, it actually gives us the basis for wage jurisprudence in India. Similarly, I would consider the Directive Principles of State Policy as a very comprehensive set of policy documents.
And it is from that source that our jurisprudence has evolved. And when I talk of our jurisprudence, as a person who's been teaching labor law, I must say that the labor jurisprudence that has accumulated in India is a very, very rich jurisprudence. And I'm afraid that in this period now, 2020, much of that jurisprudence is likely to be washed away. That is another aspect which we need to examine more systematically. Those who are familiar with labor jurisprudence will recognize that the Industrial Disputes Act of 1947 is like a mother document insofar as labor jurisprudence is concerned. And that document or that enactment comes into force before independence. It's on the 11th of March, 5 months before independence. I am inclined to suggest that this is a proactive step of Nehru, and it would be interesting to ask why does he do so. I would venture to suggest that Nehru finds the framework prepared by British capitalism useful for a framework to be used in the post-independence period. That has a lot of consequences, that understanding, and that may be worth looking at. Another policy document which is also tremendously important to decipher the type of thinking behind post-colonial labor jurisprudence, and I would think this is very important, is the Industrial Truce Resolution. There are two occasions when truce resolutions are adopted. As the caption indicates, you're trying to tell labor and capital, please learn to respect each other. Capital should make sure that labor conditions are fair, and labor should make sure that production is not adversely affected. So that is a truce resolution, and the first one is as early as 1947. The second one is in 1962, and it is during this process of the first truce resolution. It's not just a resolution, in the air. It is followed up by the enactment of the Minimum Wage Act 1948, a very valuable piece of legislation which has existed until now. I'm happy to say, even when they have repealed this enactment, they've been forced to incorporate much of its provisions almost literally, though they also do damage to it in very subtle ways, which we'll hopefully look at. Then there is the Factories Act of 1948, which is also, the product of this Industrial Truce Resolution. So there is a policy understanding followed up by legislative measures of a far-reaching nature. Of course, there were Factories Act, 4 or 5 Factories Act even before, and we know the history of Factories Act. It was not exactly philanthropy. There were other reasons for the British to enact the Factories Act. But it must be remembered that the Factories Act was one of those pieces of legislation which was implemented quite efficiently. As a result of which, they banned women labor in the night shifts, they banned child labor, they introduced rigid working hours, beyond which overtime was also, brought into force. And, it is Dr. Ambedkar who looks at the earlier Factories Act, and it is he who introduces the 8-hour daily work and the 48-hour weekly work. So the Factories Act is a very important piece of legislation. Unfortunately, the Occupation Safety Code, which deals with the Factories Act, I think somewhat recklessly repeals the Factories Act. Again, perhaps more of that a little later. Similarly, the ESI Act also comes into force in 1948. So please note, one on the question of wages, and that too for sweated labor, the other on the question of safety and welfare of workers, and the third on the question of health. So you see, even before the perspective, and naturally we are tempted to ask, where does this perspective originate? And I think the simple, straightforward answer is Fabian socialism. Nehru is a Fabian socialist.
And his hands are strengthened also by Ambedkar, who's also a Fabian socialist. So therefore, on the question of labor, I think it's right to say that both of them thought similarly, and that does help. And Ambedkar goes on to become even the labor minister. So the notion was that, we must get into the welfare approach without delay. But I think Joshi Adhikari Institute must also look at the fact that during this period, the communist parties had not recognized India's independence. And consequently, there are certain repercussions. And what is the impact of this aspect? I doubt it has been studied adequately. The Industrial Policy Resolution of 1956 is another important document. That's when the socialistic pattern of society and the mixed economy with commanding heights comes in. And very early, we have V.V. Giri. As all of you know, V.V. Giri is a great supporter of collective bargaining. Some of the best literature on conceptualization of collective bargaining in India comes from V.V. Giri's books. So V.V. Giri, as early as 1950, he introduced a trade union bill. And in that trade union bill, he not only was dealing with the registration of trade unions, but also with the recognition of trade union. I would venture to say that his approach on the question is different from the approach of others in the ruling party at that time. I don't know if that is the reason why that bill never becomes law. Of course, it gets dropped because the bill lapses. Then let's look at the fact that the Congress party, especially during the Nehruvian period, is intervening very proactively. Of course, it may be in response to various other factors, but reference point. In every five-year plan, if you look at it right from the beginning, there is a reflection on the question of industrialization, productivity, role of the workers, and there's a corresponding policy and legislative intervention. And this is very systematic. And I think, that is a very fertile terrain to examine the implications of this social democratic framework, which has contributed in a very big way for the evolution of labor jurisprudence in India. I dare say that that is the very important contributing factor. So if you look at the first plan, 51 to 50 taken up. And when you are addressing the right to strike, there's an intelligent distinction made between public utility and non-public utility. And the rigor with which strike is sought to be regulated is more in the public utility, unlike in the non-public utility. In lay people's terms, it means if you want to go on a strike in public utility, a strike notice is compulsory. Whereas if it is in a non-public utility, a strike notice is not compulsory. A strike without notice is legal in a non-public utility service. That is an important change which the present regime brings about, and it has very far-reaching negative consequences. It's also during this first five-year plan period that the Mines Act 1952 and the Plantation Act 1951 come into being. Quickly move on to the second plan, that is 56 to 61, the Maternity Benefit Act is introduced. And the idea of bilateral settlements, that means directly between the trade union and the management, is also introduced. We have two types of settlements, bipartite and tripartite. So bipartite is already recognized. And along with it, voluntary arbitration begins. Voluntary arbitration is something which is of Gandhian origin. You're familiar with that, the Textile Labor Association in Ahmedabad, which was the creature of the Gandhian intervention. In a bonus strike, Gandhi goes on hunger strike, and then the issue is resolved through an arbitration. And ever since then, the INTUC has patronized arbitration as a method of dispute settlement with interesting consequences. I won't go into more details for lack of time, but going into the third plan, 61 to 66, the Payment of Bonus Act comes into being. And that's a remarkable enactment. Interestingly, that enactment, the logic of it comes from the recommendations of the Bonus Committee,
in which AITUC leaders played a very remarkable role. Until then, bonus was a very arbitrary item on the industrial relations agenda with endless number of strikes. But herein the Labour Appellate Tribunal created a formula on the basis of which even now bonus can be calculated by following accounting principles and studying the balance sheet. And that law remains in force undisturbed even after this present exercise. Along with that also comes how the worker can recover money from the employer. That is simplified and it becomes a fast track channel. You don't have to go to a civil court. You can do it in a different way. And then in that period, the Motor Transport Act of 61 is passed. In the fourth plan, you have the Gratuity Act coming in. You have the introduction that if you want to close a factory, you must compulsorily give a notice. You have the Contract Labor Abolition and Regulation Enactment, which in its original form was certainly a very useful piece of legislation. And then in the fifth plan, you have the introduction of Chapter 5B. Chapter 5B is what employers are very irritated about. And that is you can't lay off, you can't retrench, or you can't close without taking prior permission. And that again is a law which has now been altered. Earlier, it used to be applicable for 100 and above number of workers. Now it is made into 300. But that's another important piece of legislation at that time is the Bonded Labor Abolition Act, which is an extraordinary piece of sociological literature. I think, if you look at the definition of bonded labor system in that enactment, it's a very in-depth understanding of the Indian form of what shall we say, slave labor, the caste system and the connection to slavery in terms of workforce. Then you go to the sixth plan, 1980 to 84. By then the employers have gone to court and they get the law relating to layoff, closure and retrenchment struck down by the Supreme Court, saying you're interfering with the right, the freedom to carry on business, Article 19(1)(g). But what Parliament does is they examine the Supreme Court's judgment and come out with a new enactment addressing every single objection of the Supreme Court. And so Chapter 5B is re-enacted. I think that's an extraordinary feat in terms of labor jurisprudence. And then the Supreme Court is forced to uphold the law. And that law even now holds good. And I think it's particularly useful to think in terms of law, especially in the context of non-performing assets. I can't say more for lack of time, but if you look at the seventh plan, this idea is carried forward through the Sikh Industries Companies Act. I noticed that Tangapan is here. It is Tangapan's union which understood the Sikh Industries Companies Act, and even before it became law, the Kavani Union took it to the Supreme Court, and the Supreme Court, in anticipation of this legislation, invoked those principles, and that is the first important worker cooperative through a takeover of the industry. Now here is where we must draw a line, because after that begins the eighth plan, 1992. And so that is the era of neoliberalism. And that is what I want to equate with the neo-colonial period. And it is also the period when the Washington Consensus takes over. And I must mention, as a student of law, in international circles, another important development has occurred, and that is what is referred to as new constitutionalism. Now, if you decipher new constitutionalism in the Indian context, it is nothing but the Washington Consensus being implemented on the economic front, how the structural adjustment program is implemented. And so it is useful to remember at this point that when we talk of Washington Consensus, there is something called the Augmented Washington Consensus. And in the Augmented Washington Consensus, flexible labor is an important idea. Flexible labor, intellectual property rights. So there are, it's a further erosion into the question of sovereignty, if you like. And I would at this point already say that is the theoretical basis on which labor rights are attacked in India. It clearly originates in the onset of neoliberalism
and then it is followed up very, very meticulously. So the 8th plan, which is 1992 to 97, the 9th plan, 97 to 2002, the 10th plan, 2002 to 07, then 11th plan, all of them are absolutely silent in relation to labor. It's like a period of hibernation, preparing for the attack and the onslaught on existing labor rights. It does not fructify immediately. There are efforts. And sadly, during that period, the institution that takes the lead in attacking the workers is not the legislature, it is the judiciary. The judiciary begins to overturn well-established jurisprudence. And so we must recognize the judiciary's role also in this regard. And by the time of the 12th plan, the 12th plan is supposed to be the last plan, and the last 5-year plan. And so that, I think, is how neoliberalism and the colonial era sets in. I'll now get into the neo-colonial approach, as I'd like to call it. I begin by saying that it has taken 30 years for the neo-colonial epoch to enter into the area of labor jurisprudence through the mechanism of written labor laws. The other entry, preparing the ground, has already commenced. But I would think that this reflects the strength of the post-colonial consensus. And that's the reason why you could not make an easy inroad. And I think that is where we must also ask ourselves the question of state power. State power, may I say, has been in transition for 30 years. And this set of new laws is perhaps the consolidation of state power, moving from the hands of a set of class to monopoly capitalism. Is that something which is worth examining? So if you look at all this, and classify it under broad heads during the post-colonial piece, especially rights at work, not right to work, rights at work as contained in the Trade Union Act and the Industrial Disputes Act, etc. Then the second category is wages. The third is working conditions. And the fourth is relating to health. So it is precisely in all these areas that we can identify setbacks that have happened during the period. I think the single most important setback, if you look at all the 4 labor codes which have now become law, I would identify the single most important attack to be on the right to collective bargaining. Collective bargaining is facilitated by a Nehruvian intervention, subject to the caveat that there is no compulsory recognition of a trade union through secret ballot. The INTUC was always opposed to it. And possibly because of the fear that if you allow that, then the left trade unions will completely take over the scene. And so if you look at the collective bargaining situation today, what is it that collective bargaining does? I think in terms of jurisprudence, it introduces an unprecedented change. And that change is in relation to the law of contract. The jurisprudence in respect of the law of contract is fundamentally altered. What do I mean by that? When an employer appoints an employee, he gets into an individual contract of service with that employee, prescribing what is his wages, what are his hours of work, what is his place of work, what is the nature of work, what's the duration of employment, how can he be terminated. Now that's an individual contract of employment. Collective bargaining is the instrument which overthrows this individual contract of employment and replaces it with a collective contract of employment. That's a tremendously important divide, and it is recognized by many of the leading thinkers. So it's a very, very big democratic gain. We have the fact that collective bargaining is also a great leveler. It certainly helps workers to get better wages. It introduces a better purchasing capacity. It creates demand, all of which are very relevant in the present
context where there is a demand, where there's a debate about whether you should address the demand side or the supply side. And in America and in Europe, this period is also referred to as the golden age of capitalism. And the golden age of capitalism is a period during which, through collective bargaining, the purchasing power goes up, and that helps capitalist development in the Western world. So that is, I think, the first major setback. How does this happen? That's a very tricky thing which has happened. And as I was mentioning earlier, it makes all strikes totally illegal. All kinds of strikes. I venture to say, I know that there are very few commentators who have said this so clearly, but I've been saying it again and again, and I repeat it. The new law makes all strikes illegal. And how does it do so? It abolishes the distinction between public utility and non-public utility and says, in future, every strike, there must be a strike notice of 60 days. And when a strike notice is issued, then conciliation shall begin. And when conciliation begins, then a strike is illegal, pendency of conciliation. And for 7 days after conciliation proceedings. And in the meanwhile, either party can approach the tribunal, make an application. Unlike in the past, you don't have to wait for a reference. Earlier, you could go to the tribunal only through state intervention. Now the parties can go directly, make an application as you do in a civil court. And the moment it's taken up by the tribunal, again, there is pendency and the strike will be illegal. So that's the reason I would say there can no longer be a legal strike. And what's the consequence if some trade union defies this mandate and goes on strike? Then the new law says the trade union's registration can be cancelled. And that power is given to the registrar of trade unions. And if the trade union registration is cancelled, you're back to the position before the Carnatic Mills case in Madras, which I referred to. Namely, you invite criminal liability, civil liability, and tortious liability. So it's a very well thought out and powerful intervention. I would think, if I were asked what is the single most important blow through these 4 labor codes, I would identify this to be the one. So it's meant also to destroy collective bargaining. And we notice that there is tremendous importance and upgradation of voluntary arbitration. Arbitration is promoted in place of adjudication. And arbitration for me smacks of privatization of dispute settlement. So that is what we are going to watch. The other major assault is the fixed term employment. Earlier labor laws gave you full-time jobs. If you were recruited, then you could continue till retirement. And if a worker was kept as a temporary worker or a casual worker, we could go to move the machinery and get him permanent. I've succeeded in doing that in so many cases. And through adjudication, we could get such relief. If they were on contract, then we could use the Contract Labor Abolition Act. Even that has been now systematically changed. Of course, the Supreme Court had dealt a blow even before the legislation came into force. If a worker is victimized, that was a very advanced labor jurisprudence. We could go to court and we could take up litigation in order to establish that it is either victimization or unfair labor practice. And if the workers succeeded, as they often did, then the employer would have to reinstate with full wages, continuity of service, and consequential benefits. Now all that is thrown out of the window thanks to fixed term employment. So I'm inclined to say, one of these codes says that all workers will now be compulsorily given an appointment letter. I would like to add that along with the appointment letter, you will get your termination letter also. That is the meaning of fixed term contract. So that's ironically legalizing hire and fire in an unprecedented manner. Jayaji, I still have to go through a little more. I skipped the wage code except to mention that they have now introduced the floor wage idea. And the floor wage idea means, conceptually it's an important thing, and I think researchers must go into this a little more. And the question to be examined is, through the minimum wage, we were able to reach about 2,000 employments all over India, which meaning 2,000 minimum wage notifications. If you classify them into employments, it will be about 500. But all of them put together touches a very small percentage of those who
deserve a minimum wage notification. Now, a floor wage notification is supposed to be a substitute for that. So how do we look at this reality? I think it, of course, above all depends on how do you quantify that and the consequences of that. So I don't dwell on that. I want to quickly move on to the Social Security Code, because that is where workers have a lot of expectations. And the important thing to notice is Social Security. One is for the organized sector, for 7% of the workers. They are called as employees. And if they are employees who belong to a particular type of establishment, depending on the number of employees in that establishment, then they may get Provident Fund, they may get ESI, they may get gratuity, they may get maternity benefit, and they may get employees' compensation. And so these, if you take together, the ILO has laid down 9 important types of social security. And if we examine ESI and EPF put together, it covers all. Social security framework is a very excellent framework. Implementation is another question, but still it's a very important framework. But that is made applicable only to the organized sector. So far as the unorganized sector, there is a pretension that you want to cover them in future. They are called workers. These organized workers now become employees, and the unorganized workers become workers with new epithets that you are a home-based worker, or different kinds of expressions. And if you are an employee of that type, you don't have any guaranteed social security measure. A number of these old anti-poverty measures are made available in fragmented forms, and there is no resource guarantee. There is no assurance in the statute as to where the money will come from. There are 3 types of money that is raised. One is contributory, as it is for Provident Fund and ESI. The other is through construction and for gig and platform workers. And the third category, there is no guaranteed source of revenue. So that's a blatant discrimination. I think I'll end up there with saying all the fundamental gains of the post-colonial period stand in danger during the current period. And that requires certainly more study. Thank you, and sorry for exceeding the time. Thank you very much, comrade. I can call you comrade now with all the commitment to a different system and different this thing. I think अब हम आकृति को इनवाइट करेंगे कि कॉमरेड पापल मैथ्यूज ने जो बोला है उसको ब्रीफली हिंदी में थोड़ा बता दें. मैं जानती हूँ कि बहुत डिफिकल्ट काम है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही एलैबोरेटली बहुत डिटेल्स के साथ में चीजें बताई थी, लेकिन आप कोशिश करिए कि 10 मिनट में आप खत्म करें ताकि फिर हम भी देख सकें. जी, बाबू सर को सुन के हमेशा बहुत सीखने को मिलता है, और मैं कोशिश करूंगी कि 10 मिनट में उनकी बात को समराइज कर पाऊं. तो उन्होंने जो शुरुआत की थी 100 दिवस जो पूरे हो रहे हैं ईटक के, उसके लिए बहुत बधाई देते हुए, और अपना एक व्यक्तिगत अनुभव भी उन्होंने साथ साझा किया कि वो कैसे ईटक के साथ अपने शुरुआती दौर में जुड़े हुए थे, और एक भी जब वो श्रम कानून के बारे में पढ़ाते, जो उन्होंने जो पूरी पृष्ठभूमि है ऐतिहासिक जो श्रम की कानूनी व्यवस्था है और उसकी जो विधि शास्त्र है उसके बारे में, जिसको जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, उसके बारे में उन्होंने बहुत विस्तृत में उल्लेख किया है कि जरूरी है हमें हर मोड़ पे इतिहास के समझना कि सत्ताधारी कौन है और वो क्या जो रिलेशंस है जो श्रम के साथ और पूंजी के रिलेशंस है, उसके संदर्भ में हमें ये सब कानूनों की व्यवस्था को समझना जरूरी है. और ऐसे में उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत का उदाहरण से स्टार्ट करते हुए फिर 5-year प्लान्स जो 5 वर्षीय योजनाएं हैं उनके बारे में बताया, और बहुत सारे उदाहरण दिए कैसे हर एक मोड़ पे के जो 44 श्रम कानून है उनका क्या संदर्भ था, किन संघर्षों से वो हमारे पास आए थे, और उसमें क्या क्या जो बलिदान थे वो उनके बारे में भी बताया कि कैसे पहले के संदर्भ में उन्होंने एक उदाहरण दिया कि एक बंधुआ मजदूरी की जो पूरी व्यवस्था थी अंग्रेजी हुकूमत से हम जब देखते हैं तो कैसे मजदूरों को रोका जाए, भागने से रोका जाए और उनको
बांध के रखा जाए। पहले इस तरीके की जो कई तरीके के कानून में इसको लीगली वैध तरीके से डाला गया, और फिर आज के दौर में जब हम देखते हैं तो जब हम फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट और तमाम जो उदाहरण आए हैं, तो आज के संदर्भ में ये आ रहा है कि मजदूरों को रुकने से कैसे रोका जाए। मतलब उन्हें जल्द से जल्द, अगर वो रुकते हैं तो उन्हें भगाने की जो प्रक्रिया है, क्योंकि वो अगर उनको तमाम सोशल सामाजिक सुरक्षाएं और अधिकार ना मिले, इसके ऊपर पूरी तरीके से कैसे अब बात आ गई है। इसके बारे में उन्होंने बताया कि इन 100 सालों में कैसे मजदूरों के अधिकार और उनकी जो कानूनी भाषा है वो कैसे बदली है, वो भी उन्होंने समझाया कि 1850 की जब ब्रिटिश ट्रेड यूनियन कांग्रेस थी, उसमें कई सारे उन्होंने उदाहरण बताए। अभी समय की पाबंदी की वजह से सारे नहीं बताए जा सकते, लेकिन हड़ताल को लेकर उन्होंने खास बात रखी कि कैसे मद्रास लेबर यूनियन में हड़ताल का अधिकार जो है वो चालू हुआ था, और भारतीय जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट है, श्रम जो मजदूर आंदोलन है और जो स्वतंत्रता आंदोलन का जो बेस मिला था, उसमें कैसे कई सारे अधिकारों को जीता गया था। लेकिन अभी उस तरीके का जो संदर्भ नहीं है जिसमें एक लार्जर सत्ता परिवर्तन की बात चल रही हो, और वो कैसे कहीं ना कहीं उसमें हमें चुनौतियां नजर आई। तो 1929 में ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट जब आया तो उन्होंने बताया कि इसे भगत सिंह उसी के तहत जो है उन्होंने उसी अमेंडमेंट के तहत वो बॉम्ब, जो बहुत लोकप्रिय उदाहरण है कि बॉम्ब उन्होंने फेंका था पार्लियामेंट में, और उन्होंने पूरा ये देखा था कि वो एक अच्छे डिस्टेंस में ही फटे, लेकिन वो वही एक तरह से आवाज उठाई थी उन्होंने, और वो श्रम अधिकारों की ही बात थी उस टाइम पे। तो आगे उन्होंने बात रखी कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, एक एक्ट हड़तालों की जो मालिकों की क्या भूमिका थी, उसमें ये बात आई। और अंग्रेजी पूंजीवाद में जो कैसे अभी भी हम देखते हैं, जो कई सारी सिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं कि जो चमचे ट्रेड यूनियंस बनाए जाते हैं जो सत्ता के नजदीक होते हैं, डमी ट्रेड यूनियंस बनाए जाते हैं, उस तरह की जो प्रैक्टिसेस है, प्रक्रियाएं हैं, ये उस टाइम पे भी हमें देखने को मिलती थी। तो उन्होंने बताया सारे जो, चाहे वो इंडियन डॉक लेबर एक्ट था, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट था, और जो हुकूमत के बाद जो नई नई नीतियां आई उनके प्रति कैसा जो रवैया था, वो सारी बातें उन्होंने रखी। और उन्होंने बात की 1984 की वेज कमिटी रिपोर्ट के बारे में, जिसमें पहली बार मिनिमम वेज, फ्लोर वेज, लिविंग वेज की बात की गई थी। और आज हम देख रहे हैं कैसे एक तरह से स्टारवेशन वेजेस की तादाद में हम पहुंच चुके हैं। तो ये जो जर्नी उन्होंने समझाई है कि हम किस तरीके से बेहद अभी और वल्नरेबल स्थिति में पहुंच चुके हैं, और कमजोरी की कोशिश की जा रही है। और उसमें जो अंत में उन्होंने इस बारे में बताया भी, जो सबसे बड़ा आक्रमण उन्हें नजर आता है वो ये है कि हड़तालों को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। हम अभी जो 4 लेबर कोड्स हैं उसे इस तरीके से नहीं समझ रहे, लेकिन आवाज उठाने को ही अभी बैन कर दिया गया, और इस तादाद पे हम लोग आए हैं। और वेतन के ऊपर भी जो कानूनी व्यवस्था है, वेज के ऊपर जो पॉलिटिक्स है, उसकी भी जो है बात उन्होंने रखी। और उन्होंने बताया 1948 में भी किस तरीके से महिला और बाल श्रम, उसके ऊपर रोक लगाई गई थी। और उसमें बी आर अम्बेडकर का बहुत बड़ा रोल था, और 8 घंटे की जो शिफ्ट थी उसमें भी बी आर अम्बेडकर की तरफ से ये पूरा प्रस्ताव आया था। और ESI एक्ट 1948 के बारे में भी उन्होंने बताया कि जो स्वास्थ्य को लेकर भी कई सारी चीजें आई, और एक जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, जिसमें जो स्टेट है वो एक तरह से देखभाल करेगा अपने नागरिकों की, उस तरीके की जो समझ थी वो कहीं ना कहीं श्रमिक आंदोलनों से जुड़ी थी। और फेबियन समाजवाद, जो नेहरू अम्बेडकर का जो आइडिया था, वो उसकी जो रीढ़ की हड्डी है, वो भी कहीं ना कहीं श्रम कानून और श्रम आंदोलन से ही जुड़ी हुई है। और उन्होंने और भी कई सारे एक्ट्स और
प्रोविजंस प्रावधान के बारे में बताया, जो चैप्टर 5B का एक उदाहरण दिया, जिसमें जो मालिकों के लिए सबसे ज्यादा एक तरह से खतरे वाली प्रावधान था, जिसमें कहीं पे भी उन्हें निकालने का, रिट्रेंच करने का जो सारी रोक और सारी तरह की पाबंदियां लगी हुई है, उसको भी अभी नए श्रम कानूनों में हटा दिया गया। उसको और डाइल्यूट करने की जो कोशिश की गई है, जो पहले 100 वर्कर्स के ऊपर, 100 और अधिक वर्कर्स के ऊपर लागू होता था, उसको अब 300 और उससे अधिक वर्कर्स के ऊपर लागू कर दिया गया है, जिसमें आप देखेंगे कि जो एक्सक्लूजन है वो हर तरीके से बड़ा है, और ये सारे कोर्ट्स में ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो सारी लड़ाइयों की उन्होंने संदर्भ दिया, उसको एक एक करके एक रातों रात किस तरीके से तोड़ा जा रहा है, ये उन्होंने ठीक से पूरा उल्लेख किया, और सारे 5 ईयर प्लान्स के बारे में भी बताया। और बहुत इंपॉर्टेंट बॉन्डेड लेबर एक्ट, बंधुआ मजदूरी से मुक्ति की जो एक्ट थी, उसके बारे में भी उन्होंने बताया। और कहीं ना कहीं पेमेंट ऑफ एडवांसेस, और अभी भी नए कोड्स में ऐसे प्रावधान है जो स्लेवरी लाइक प्रोविजंस, यानी जो बंधुआ मजदूरी के तहत वापस भेजता हुआ हमें नजर आते हैं। और जो मूल्य है, बेसिक आधार यही है कि जो मूल्य है वो क्या दर्शाते हैं। तो एक जो नव उदारवादी और जो हमारी संविधान की भी जो नई तरीके के चेंजेस हो रहे हैं, और उन्होंने उदाहरण दिया वॉशिंगटन कॉन्सेंसस का, जिसमें तमाम निजीकरण और ऐसा अपने सॉवरेनिटी और देश को खोल देने के लिए, जिसमें मोनोपोली कैपिटलिज्म, यानी जो नवउदारवाद, मतलब एक तरह से जो पूंजीवाद जो एकात्मक तरीके से कुछ ही लोगों के हाथ में हो, एक जैसे हम देख रहे हैं कैसे इस दौर में अंबानी के प्रॉफिट जो है कोविड के दौर में भी किस तरीके से बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीजों के ऊपर जो रास्ता खोलने को, और वो भी न्याय के आधार, वो भी कानूनी आधार पे, और ये सारी जो चीजें हैं उन्होंने काफी खोल कर रखी हैं। और कलेक्टिव बार्गेनिंग की जो बात है कि जब जो ये संगठित होने का पूरा जो प्रक्रिया है, उससे ही कहीं ना कहीं तोड़ने की ये पूरी आप देखेंगे कि ये सारा जो अभी चल रहा है उसमें इस तरीके का काम चल रहे हैं। और हड़तालों को, जैसा कि मैंने बोला, अवैध घोषित कर दिया गया है। ये सारे आपको देखने को मिलेंगे अभी नए जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट है उसमें। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्ट्राइक्स को ही बैन किया गया है, और अगर आप उसका उल्लंघन करते हैं तो जो ट्रेड यूनियन है उसकी जो पंजीकरण है, उसका जो रिकॉग्निशन है, उसे ही खारिज कर देने की यहाँ पर बात आ रही है। तो ये हर तरफ से एक जो वार है वो देखने को मिल रहा है। और फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के जरिए जो अस्थायी बना दिया गया, कोई रोजगार जो है वो स्थायी ही नहीं होगा, इस तरीके की आपको तमाम चीजें भी देखने को मिलेंगी। और उन्होंने वेज कोड और अंत में सामाजिक सुरक्षा का जो कोड है उसके बारे में भी बताया कि ये ILO जो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन है उसके भी खिलाफ जाता है, जितने भी उन्होंने कई तरह की सुरक्षाएं दी गई हैं, और संगठित क्षेत्र में लागू होता है अभी भी, जबकि यूनिवर्सलाइजेशन यानी सभी के लिए जो लागू होना चाहिए था, अब उसमें और एक्सक्लूजन हमें देखने को मिलती है। चाहे वो होम बेस्ड वर्कर हो जो घरों में बीड़ी रोल करते हैं, इन सब के बारे में कोई भी उनको कोई मेंशन नहीं है, यानी उनको भी इससे बाहर रखा गया है। तो ये गरीब विरोधी, मजदूर विरोधी ये जो तमाम नीतियां आई है, इसको एक लार्जर नवउदारवादी संदर्भ में समझने की जरूरत है, और उसका इतिहास जानना जरूरी है कि वो कैसे लड़ी गई। और कई सारे उदाहरण और 5 ईयर प्लान्स में कौन कौन सी एक्ट्स आई उसके बारे में उन्होंने बताया, पर वो और बहुत समय लेगा। तो मैं उनकी बात पे यही रोकना चाहूंगी। अपनी तरफ से बस यही जोड़ना चाहूंगी समय की पाबंदी के वजह से कि जो अभी हमने नजारे भी देखे हैं वर्कर्स के, जो जिस तरीके से अभी कठिनाइयां चल रही हैं, तो उन्हें कर्मचारी ही नहीं देखा जा रहा, ताकि उनको कोई भी बेनिफिट्स ना मिले, इसलिए अभी उनके लिए सिर्फ संगठन की पहचान की बात नहीं है, मजदूर की पहचान को ही हर तरह से तोड़ा जा रहा है। लेकिन इस पे मैं बस यही बोलना चाहूंगी कुछ पंक्तियां कि अभी कोविड में जो हमने दौर देखा है कि ये कैसी महामारी है जो लाई मजदूर की बारी है, जहां गांव में कर्ज लेकर सींची एक एक क्यारी है,
वही शहर में आए मजदूर की कहाँ किसी से यारी है। ये जो सड़कों पर चल रही कतारें जो सारी है, जो आपके लिए सिर्फ भूखमरी और लाचारी है, ये जो सड़कों पर चल रही कतारें जो सारी है, ये और कुछ नहीं, क्रांति की तैयारी है। तो अभी हमें जो संगठन की शक्ति है उसको समझना होगा, और एटक जैसे प्लेटफॉर्म ने इसका हमेशा से कई सारे जो इतिहास से काम किए हैं वो दर्शाता भी है। और अगर पूरे वर्ल्ड में भी हम देखें कि जो मजदूर आंदोलन है उसको जन आंदोलनों से, स्वतंत्रता आंदोलन से अभी जोड़कर अगर हम देखें तो अभी एक सकारात्मक तरीके से अगर हम अभी की हालातों को देखें तो बेहतर रहेगा। क्योंकि एक बहुत अच्छी बात चल रही थी कि आंकड़े आ रहे हैं कि एक मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट से 8 में से 10 मजदूरों ने अगर आत्महत्या की है, जो कि अभी खबरों में आंकड़े बाहर नहीं आ रहे हैं लॉकडाउन में या किस तरीके की स्थितियों में। तो जरूरी है हमें देखना कि वो दो जो थे जिन्होंने ऐसा कदम इतनी मजबूरी में भी नहीं उठाया, उनमें कौन सी शक्ति है। इन्हीं शक्तियों को हमें एक साथ जोड़कर चलना होगा। और ये जो सड़क की लड़ाई है और ये जो कानूनी लड़ाई है, और उन्होंने बहुत खास एक बात बोली कि जो न्याय व्यवस्था है, ये सिर्फ लेजिस्लेशन और लॉज की बात नहीं है, पूरी न्यायपालिका आज हमें जो बिखरी हुई नजर आ रही है, तो इसकी भी जो लड़ाई है हमें हर दिशाओं से, हर तरीके से एक साथ लड़नी होगी। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ रोकूं। थैंक यू आकृति, आपने बहुत ही चैलेंजिंग टास्क को बहुत सक्सेसफुली निभाया। एक चीज जो आकृति ने नहीं इलेबोरेट की वो मैं बोलना चाह रही हूँ कि बाबू मैथ्यूज ने एक एग्जांपल दिया था चैप्टर 5B के इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके अंदर कि एम्प्लॉयर को ये सुविधा नहीं थी कि बिना परमिशन के बंद कर सके अपनी फैक्ट्री, 100 से ज्यादा की है तो, जिससे कि सारे एम्प्लॉयर्स बहुत नाराज हुए और सुप्रीम कोर्ट में ले गए, और सुप्रीम कोर्ट ने उनके फेवर में जजमेंट दिया कि ये 5B चैप्टर को खत्म किया जाए। तब उन्होंने कहा कि वो वापस जब पार्लियामेंट में आया तो पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के एक एक ऑब्जेक्शन का आंसर करते हुए उसे रीफॉर्मुलेट किया, लेकिन चैप्टर 5B कायम रहा। तो जो ये कह रहे थे कि कैरेक्टर ऑफ स्टेट से बहुत सारा डिटरमिन होता है कि लेजिस्लेशन क्या होना चाहिए, इसका बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल ये है कि पार्लियामेंट यदि रिस्पॉन्सिबल है और पार्लियामेंट यदि चाहती है कि ये देश जो है इसमें लोगों को उनके अधिकार मिले, तो पार्लियामेंट का ये हक बनता है कि लेजिस्लेशन को चेंज करे और जुडिशरी के द्वारा जो कुछ गलतियां हो उनको करेक्ट करे। ये एग्जाम्पल मैं सोची थी यहाँ पे मैं बता दूं, मतलब फिर से मेंशन करूं। और एक और बात जो इन्होंने शुरू की प्लांटेशन वर्कर्स की, तो मैं आजकल बहुत सारी पुरानी फिल्म्स देख रही हूँ, और कल ही मैंने एक फिल्म देखी, ख्वाजा अहमद अब्बास ने फिल्म बनाई है राही, जो कि ब्रिटिश कैपिटलिस्ट का प्लांटेशन वर्कर्स के अत्याचार के थीम पे है। तो आप लोगों में से कोई इंटरेस्ट हो तो उसको यूट्यूब में देख सकते हैं। अब मैं कॉमरेड विवेक मोन्टेरो को इन्वाइट करती हूँ कि लेबर का क्या जवाब हो अभी जो सरकार का दौर है उसके द्वारा किए गए न्याय है उस पर बोले। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर जया मेहता, और आज की मीटिंग में शामिल शुक्ला जी, प्रोफेसर बाबू मैथ्यू और आकृति जी, और बहुत सारे हमारे सीनियर कॉमरेड्स जिनका नाम मैंने सुना है जब आप पुकार रहे थे। सभी साथियों को सबसे पहले एक लाल सलाम। और इस बहुत ही इम्पोर्टेंट समय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जब भारत के एक राष्ट्रीय संगठन, जो पहले राष्ट्रीय संगठन था 1920 साल में, और जिसके इस देश के करीब करीब सभी यूनियंस जो है उनका जन्म वहीं से उसी AITUC से हुई है। और इसलिए हम सभी के लिए, ट्रेड यूनियन मूवमेंट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा एक समय है। एक तरफ से हमारे कामगार संगठन, राष्ट्रीय कामगार संगठन के 100 साल पूरे हो रहे हैं, और दूसरी तरफ से सरकार की तरफ से एक ऐतिहासिक हमला जो है वो मजदूरों पर हो रहा है। और ऐसे समय पर जोशी अधिकारी इंस्टीट्यूट ने जो ये संगोष्ठी आयोजित किया है बहुत ही प्रासंगिक है। So I was saying
दिस डिस्कशन इज बीइंग हेल्ड एट अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, बहुत ही महत्वपूर्ण समय पर हम ये चर्चा कर रहे हैं। और मैं भी कुछ ऐतिहासिक संदर्भ लेना चाहूँगा, क्योंकि ये हमला जो हो रहा है वो एक ऐतिहासिक हमला है और मजदूरों को उसी इसका अहमियत समझते हुए मजदूरों को इसका जवाब देना होगा। तो ये जो इतिहास है जिसके बारे में साथी बाबू मैथ्यू ने काफ़ी विस्तार से यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया है, मैं उसी जो उनका वर्णन था उसमें और कुछ मुद्दों में यहाँ पर सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा। मजदूरों पर हमला और मजदूरों के खिलाफ कानून बनाना ये कोई नई बात नहीं है मजदूरों के लिए, क्योंकि सबसे पहले मजदूर कानून जो बने इंग्लैंड में वो ऐसे थे कि मजदूर संगठन नहीं बना सकते, कॉम्बिनेशन लॉज 19वीं सदी की शुरुआत में, और अगर वो बनाए तो तभी उनको जेल 3 महीने के लिए जेल भेजा जाता था। वही ब्रिटिश मजदूरों ने जो पहले आंदोलन किया वो ट्रेड यूनियन के लिए नहीं किया, उनके पहले आंदोलन कुछ राजनीतिक अधिकारों के लिए उन्होंने किया था। और चार्टिस्ट मूवमेंट के नाम से हम वो आंदोलन को जानते हैं। कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 साल में उन्होंने लिखा, मगर इससे करीब करीब 15-20 साल पहले ब्रिटिश मजदूरों ने मजदूर वर्ग के जनवादी अधिकारों के लिए उनको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, गुप्त मतदान होना चाहिए, इस तरह के कुछ जनतांत्रिक मांगों को लेकर के बहुत बड़े आंदोलन ब्रिटेन में हुए थे। हालांकि मजदूर आंदोलन के इतिहास में 1848 बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि उस साल में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने प्रकाशित किया, और उसमें उन्होंने पहले बार ये संकल्पना दी कि अब समय आया है कि मजदूर वर्ग ने खुद का एक ऐसे राजनीतिक पक्ष उन्होंने शुरू करना चाहिए। मजदूर वर्ग एक राजनीतिक ताकत के रूप में अभी बन गया है, और अगर ये करना है तो फिर हमें पूंजीवाद को समाप्त करना होगा और उसके बदले में एक नए समाज में बनाना होगा। मैं 1848 साल का जिक्र यहाँ पर इसलिए करता हूँ क्योंकि उसी साल में भारत में भी एक बहुत नहीं थी, क्योंकि उस वक्त भारत में कोई मजदूर वर्ग जैसे बहुत ही अगर था तो बहुत ही छोटे पैमाने पर था 1848 साल में, तब तक कारखाने नहीं बनी। फिर भी भारत में एक आंदोलन ने उस वक्त जन्म लिया था जिसका जो सामाजिक न्याय का आंदोलन है, और उसी साल में 1848 साल में महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख ने पहली बार पुणे में दलितों के लिए उन्होंने और महिलाओं के लिए उन्होंने एक स्कूल निकाली। आगे जाकर के महात्मा ज्योतिबा फुले अपने भारत देश के 3 बहुत महत्वपूर्ण वैचारिक आंदोलन के जनक बन गए। एक शिक्षा का तो है, दूसरे महिला मुक्ति का। महात्मा ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज से इस देश की जन्म लिया, क्योंकि 1880 के आसपास उनके एक अनुयायी के पीछे यहाँ पर आप देख सकते हो तो नारायण मेघाजी लोखंडे जो सत्यशोधक समाज के सदस्य थे, उन्होंने मजदूरों के लिए एक अखबार शुरू की जिसका नाम था दीन बंधु, और आगे जाकर के 1885 साल में 23 सितंबर को उन्होंने मजदूरों का परेल में, मुंबई के गिरनी मजदूरों का एक बहुत बड़ी रैली उन्होंने आयोजित की। 1848 और 1885 के बीच में भारत में भी एक औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है। 1857 के संघर्ष के बाद में, विद्रोह के बाद में, आपको पता है कि ब्रिटिश ने रेलवे लाइन लगाए, नए मिलें जो है वो मुंबई में बनी, एक मजदूर वर्ग जो है वो प्लांटेशंस में, रेलवेज में, गिरनी में जन्म लिया था, और इसी मजदूर वर्ग के मीटिंग्स अभी होने लगे, और मीटिंग ली जिसमें मजदूरों की मांग थी
कि उनको छुट्टी मिले, आधे घंटे की छुट्टी, हफ्ते में एक दिन की छुट्टी उनको मिले, काम के घंटे का भी कुछ मर्यादा हो। और इसी से इस देश की मजदूर कानून की शुरुआत होती है। फैक्ट्रीज एक्ट जो बनी वो नारायण मेघाजी लोखंडे का उसमें बहुत बड़ा योगदान था। एक बात का यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि जब ये पहले फैक्ट्रीज एक्ट बने उस समय लोकमान्य तिलक ने ये फैक्ट्रीज एक्ट का विरोध किया। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आगे जाकर के मैं थोड़ा 20 साल का एक अंतर के बाद में आप देखते हैं कि लोकमान्य तिलक के विचारों में काफी बुनियादी फर्क बदल आ जाता है। इसके बीच में उनके 6 साल की सजा पर मुंबई के मजदूर जो है वो 6 दिन की हड़ताल करते हैं, ब्रिटिश उन पर गोली चलाते हैं, करीब करीब 200 मजदूर शहीद हो जाते हैं 1908 में। लोकमान्य तिलक को 6 बरस की सजा मिलती है, वो जाते हैं बर्मा, वहां से लौट के आने के बाद में काफी बदल हो, और वो जब ब्रिटेन जाते हैं वहां के मजदूर आंदोलन से उनका संबंध आता है। लोकमान्य तिलक जो एक जमाने में फैक्ट्रीज एक्ट का विरोध किया था, मगर 1920 में वो एक मजदूरों के एक बहुत ही लोकमान्य नेता के रूप में अभी वो माना जाते हैं। ब्रिटेन जाकर के उनका लेबर आंदोलन से वहां पर संबंध आ जाता है, और जब भी आईटक का पहले सम्मेलन होने का फैसला हुआ उसमें भी लोकमान्य तिलक का काफी बड़ा योगदान था। और अफसोस की बात यह थी कि उसी साल में 1920 साल में 1 अगस्त को उनकी मृत्यु हुई, देहांत हुई, वरना वो खुद आईटक के उपाध्यक्ष बनने वाले थे। आईटक की जो मीटिंग 31 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर तक 1920 साल में हुई, जिसका अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, उसी साल में जो कांग्रेस की सम्मेलन हुई थी, एक स्पेशल सम्मेलन हुई थी कलकत्ता में, उस कांग्रेस के सम्मेलन के वो अध्यक्ष रहे। सितंबर में कांग्रेस सम्मेलन के अध्यक्ष रहे और अक्टूबर महीने में जो है वो मजदूर आईटक के जो पहले अधिवेशन हुआ उसका वो अध्यक्ष रहे हैं। अभी हम आगे जाएंगे, मगर एक बात का जरूर यहाँ पे जिक्र करेंगे कि लाला लाजपत राय की उस समय जो भाषण हुई वो भाषण आज भी काफी प्रासंगिक है। वो कहते हैं कि मजदूर आंदोलन के और मजदूर संगठन के 2 जिम्मेदारी होती है। एक है कि अपने अधिकारों के लिए, शोषण के लिए लड़ना, और दूसरे है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष करना। और आगे भी आप देखोगे कि राष्ट्रीय आंदोलन का और कामगार आंदोलन का एक काफी करीब का संबंध होता है। जो 1900, मैं एक ही उदाहरण उसके लिए दे देता हूं कि जो 1931 साल में जो कराची में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ, उस कराची सम्मेलन जिसका अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे थे, उस सम्मेलन में कुछ महत्वपूर्ण ठहराव जो है वो पारित हुए, जैसे कि हमारे आगे जो भारत देश की संविधान बनेगी तो उसके अंदर ये सारे बातें समावेश करना चाहिए, ऐसा एक ठहराव उस कराची कांग्रेस में पारित किया गया, जिसमें एक मुद्दा ये था फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड कॉम्बिनेशन, यानी संगठन बनाने का अधिकार। उसमें यह था कि हमारे संविधान एक धर्मनिरपेक्ष संविधान होनी चाहिए, सेक्युलरिज्म, फ्रीडम फ्रॉम एनी रिलीजन। उसमें जीने के लिए वेतन, लिविंग वेज का जिक्र किया था, महिला कामगारों के प्रश्न के बारे में और प्रसूति छुट्टी के बारे में, मैटरनिटी लीव के बारे में वहां पर जिक्र किया गया था, और कामगारों के यूनियन बनाने का हक जो है उसका भी जिक्र कराची कांग्रेस के रेजोल्यूशन में वो पारित किया गया था। उसी में हर एक प्रौढ़ को मत देना, एडल्ट सफरेज, और खास करके वो जो पब्लिक सेक्टर का जिक्र
इसी में हुआ, कंट्रोल ऑफ द स्टेट बाय द स्टेट ऑफ की इंडस्ट्रीज एंड मिनरल रिसोर्सेज। ये सारी बातें जो है आगे जाकर के जब संविधान बन जाता है, डॉक्टर अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू और अन्य नेता लोगों के मार्गदर्शन में ये सारे बातों का जिक्र हमारे संविधान में भी होता है, जिसका मैं आगे 2 मिनट में उसकी चर्चा में करूंगा। 38 साल में जो हड़ताल हुई वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स बिल 1938 के खिलाफ। उस वक्त लाल झंडे के यूनियंस और डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में चलने वाले यूनियंस दोनों ने मिलकर के ये हड़ताल की थी, और हड़तालों पर पाबंदी लगाने का एक उसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स बिल में कोशिश था, जिसके खिलाफ मजदूरों ने हड़ताल की। आगे जाकर के जब भी देश के संविधान बन जाती है, उसके पहले डॉक्टर अंबेडकर वाइसरॉयज काउंसिल में श्रम मंत्री वो रहते हैं, और श्रम मंत्री जब वो रहते हैं तो उस वक्त कई कानूनों का वहाँ पर उन्होंने शुरुआत की। जैसे एक फैक्ट्रीज एक्ट में 8 घंटे का जो है प्रावधान, 48 घंटे का हफ्ते का प्रावधान, और अगर कोई औद्योगिक तंटा हो तो उसको सुलझाने के लिए त्रिपक्षीय कार्रवाई, ट्राईपार्टाइट कंसल्टेशंस, जो आईडी एक्ट में बाद में उसका ढांचा बन गया है। ये सारे कानून का ढांचा जो है डॉक्टर अंबेडकर के देखरेख में आज़ादी से पहले हुई थी। और आगे जाकर के जिन बातों का कानपुर कराची रेजोल्यूशन है जिनका जिक्र हुई है, हम देखते हैं कि वो सारी बातें हमारे संविधान की डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, निर्देशक तत्वों में वो समावेश किए जाते हैं। जैसे काम करने का अधिकार, जैसे जीने के लिए उतना वेतन, जैसे विषमता के खिलाफ जो है एक आर्थिक नीति जो समता को आगे बढ़ाएगी, और सामाजिक सुरक्षा, ये सारी बातें जो है हमारे संविधान की डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आ जाते हैं। मैं ये पार्श्वभूमि इसलिए दे रहा हूँ ये कहने के लिए कि मजदूर आंदोलन का और राष्ट्रीय आंदोलन का, मजदूर अधिकारों का जो एक प्रगति है और अपने देश के संविधान का एक शुरू से एक संबंध रहा है। आगे जाकर के साथी बाबू मैथ्यू ने काफ़ी विस्तृत रूप से आज़ादी के बाद के जो कानून बने हैं उसके बारे में उन्होंने बताया है, और उस पार्श्वभूमि पे अगर हम अभी जो 4 श्रम संहिता का अगर हम विचार करेंगे तो कई बातें जो है वो यहाँ पर स्ट्रेस करना ज़रूरी है। पहली बात यह है कि अपने देश के जो कानून बने हैं, जिसके बारे में कॉमरेड बाबू मैथ्यू ने काफ़ी स्पष्ट रूप से उन्होंने यहाँ पर बात रखी है, ये ऐसे एक बहुत लंबी इतिहास का वो देन है। 1880 से लेकर के आज तक, यानी करीब करीब 140 साल का वो देन है। ये जो 44 कानून जो बने हैं वो समय समय पर कई संघर्ष, कई हड़तालें, कई राजनीतिक प्रस्ताव, कई आंदोलन, उसी से ये सारे कानून बने हैं। साथ ही बाबू मैथ्यू ने बताया कि किस तरह से शहीद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 1929 में ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल का जिक्र करते हुए, उनके पत्रक में उसका जिक्र करते हुए इसके निषेध में उन्होंने असेंबली में वो कार्रवाई की। तो ये जो जिस पर हमला हो रहा है अभी सरकार की तरफ से, ये एक पूरे 140 बरस के मजदूर आंदोलन का इतिहास पर वो हमला है। और काय मी बघितलं बरं का, सगळे चांगलं बोलतात सगळे, पण माझ्या पर सगळ्यांचा प्रॉब्लेम। पहली बात यह है कि ये कानून बनाते समय आज तक
अलग अलग कानून जो बने तो हमेशा त्रिपक्षीय चर्चा हुआ करती थी, मगर ये जो 4 कानून जो बने हैं इसमें मजदूर संगठन को विचार में नहीं लेते हुए, उनको उनके साथ में चर्चा न करते हुए, पूरी तरह से उनको दरकिनारा करते हुए ये कानून ये सरकार ने बनाई। देयर हैज बीन नो कंसल्टेशन विद द ट्रेड यूनियंस, ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि जैसे साथी बाबू मैथ्यू ने यहाँ पर बात रखी, मैं एक बात को मैं दोहराना चाहता हूँ हिंदी में, क्योंकि वो अनुवाद में वो बात नहीं आई। साथी बाबू मैथ्यू ने एक मुद्दे के बारे में सबका ध्यान उन्होंने आकर्षित किया, और वो है नए श्रम संहिता इंडस्ट्रियल रिलेशंस को 5(2)(952), जिसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि अगर ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार को जानकारी मिले कि मजदूर संगठन ने इस संहिता का उल्लंघन कहीं भी किया होगा, तो ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार सिर्फ इस जानकारी प्राप्त करने पर वो मजदूर संगठन का रजिस्ट्रेशन वो रद्द कर सकते हैं। अभी देखिए, ये तो सरकार के हाथ में एक ऐसे हथियार है जिसको लेकर पूरे ट्रेड यूनियन आंदोलन पर हमला होगा। 26 नवंबर को सारे कामगार संगठन ने मिलकर के तय किया कि वो हड़ताल करेंगे, पूरे भारत में हड़ताल करेंगे। ये तो श्रम संहिता के विरोध में है, तो इसी बात को लेकर कलम 952 के सहारे लेकर के सरकार ट्रेड यूनियंस के रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से रद्द कर सकती है। और जिस तरह से हम देखते हैं कि कैसे सरकार, आज मोदी सरकार, उनके शासकीय जो अधिकार है, शासकीय जो यंत्रणा है, उसका वो इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो। किस तरह से अभी बाबू लोगों के हाथ में उन्होंने पूरे इस नियंत्रण जो है उन्होंने डाला है, और किस तरह से ये बाबू लोग जो है ये नियंत्रण को जनवादी अधिकार पर हमला करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हम समझ सकते हैं कि इसी तरह का नियंत्रण अगर बाबू लोगों के हाथ में दिया है ट्रेड यूनियंस का नियंत्रण करने के लिए, तो किस तरह से कामगार संगठन पर हमला होने जा रहा है। तो ये बहुत ही खतरनाक बात है। और ये समझते हुए अभी मैं इस बात पर आ जाऊंगा कि मुझे नहीं लगता है कि ये कानून काफी समय तक वो लागू होगा, क्योंकि इस देश के मजदूर वर्ग किसी भी परिस्थिति में ये 4 श्रम संहिता को स्वीकारने वाली नहीं है। और मैंने समझता हूं कि अगर इस देश की मजदूर वर्ग किसी मजदूर कानून को अगर हम आमतौर पर अगर हम नहीं स्वीकारते हैं, तो ये कानून जो है वो लागू हो सकती है। अगर ये सरकार ये सोचती है कि ये सारे श्रम संहिता को वो मजदूर वर्ग के और कामगार संगठन के सहयोग के बगैर अगर इसको वो अमल करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। मैं आपके ध्यान इस बात पर आकर्षित करना चाहूँगा कि ये पहली बार नहीं है कि कानून को इस तरह से बदलने की कोशिश की गई है। आपको याद होगा कि इसी तरह की कोशिश पहले एनडीए सरकार जो है उसके दरमियान हुआ था। जो दूसरा राष्ट्रीय श्रम आयोग है 2001 में जो बनी, उन्होंने भी इसी तरह के बदलाव की सिफारिश की थी, मगर वो अमल में नहीं आ सका, क्योंकि 2004 साल में यही सारे सिफारिश को जो है इस देश की जनता ने, इस देश की मतदाताओं ने इसको राजनीतिक तौर पर उसको हरा दिया, और वो पहले एनडीए सरकार को सत्ता से हटा दिया, और वो सारे बदल जो वो चाहते थे वो नहीं हो सके। उसके बाद भी जो सरकारें बनी वो कोशिश कर रहे थे, मगर क्योंकि वो किसी एक पक्ष की बहुमत में वो सरकार नहीं चल रही थी, नहीं चल सकती थी, इसलिए उनको इस तरह के बदलाव करना मुमकिन नहीं था। एक बहुत ही नई परिस्थिति हमारे देश में 2019 में निर्माण हुआ, जब भारतीय जनता पार्टी को अकेले में जो है बहुमत मिला, और इसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसी का फायदा लेकर के वो मजदूर आंदोलन पर हमला कर रहे हैं। तो अभी महाराष्ट्र में और पूरे देश में काफी कामगार संगठन मिल करके इसका विरोध करने की तैयारी कर रहे हैं।
मैं थोड़ा महाराष्ट्र के बारे में यहाँ पर बताऊंगा। हालांकि ये लड़ाई एक राष्ट्रीय लड़ाई है, मगर महाराष्ट्र में क्या चल रहा है उसके बारे में मैं थोड़ी आपको जानकारी देना चाहूंगा। ये जो नव उदारवादी नीति है और उसके अंदर श्रम बाजार का उदारीकरण होना, मजदूर कानून को ढीला करना, कामगार संगठन को कमजोर करना, ये कोशिश आज से नहीं, जैसे कॉमरेड बाबू मैथ्यू ने बताया, ये 1990 से वो चलते आए हैं। मगर एक बात उतना ही सही है कि मजदूर संगठन ने 1990 से लेकर के आज तक नव उदारवादी नीतियों का जो विरोध किया, इसके कारण नव उदारवादी नीति को काफी हद तक या कुछ हद तक उसको रोकने में सफलता मिली है। 19 हड़तालें हुई हैं। अभी भारत पेट्रोलियम की निजीकरण का प्रस्ताव आ रहा है। इसी तरह का प्रस्ताव 2003 में, 2004 में आया था। उस वक्त मजदूरों ने हड़ताल की, उसको रोक के रखा। ये कोई नई बात नहीं है कि तेल क्षेत्र का निजीकरण की कोशिश सरकार की तरफ से हो रही है। तो लड़ाई 26 नवंबर को जबरदस्त होगी ही, और सिर्फ एक दिन की हड़ताल के नहीं, मगर आगे जाकर के अगर एक दिन की हड़ताल से हमारे मांगे जो है और ये नीतियां जो है वो नहीं रोके जाते हैं, तो आगे जाकर के वो इससे भी जबरदस्त और लंबी हड़ताल, एक जोरदार संघर्ष होने जरूर होगा आने वाले कुछ समय के अंदर। मगर सिर्फ हड़तालें से ये कानून रुकेगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। मुझे लगता है, और मेरे ख्याल से अगर हम पूरे इतिहास देखेंगे, जिस तरह से 2004 में पहले जो कोशिश चल रहा था ये भाजपा सरकार का कानून को बदलने का, जिस तरह से उसको उस वक्त हरा दिया गया, फिर से मजदूर वर्ग को उसको हराने की तैयारी हमें करनी होगी। यानी वो जो दूसरा राष्ट्रीय श्रम आयोग को जो रोका गया, वो कोई हड़ताल तो हुई थी, मगर वो रुक गया इसलिए कि एक राजनीतिक बदल 2004 साल में हुई। और ये एक हमला जो हो रहा है मजदूर वर्ग पे, वो भी एक राजनीतिक हमला है, और इस बात को सारे मजदूर संगठन ने समझा है। हमारे जो कामगार संगठन है महाराष्ट्र में, उसमें कामगार संगठन संयुक्त कृति समिति, उसके अंदर तमाम विचारधाराओं के यूनियंस हैं। आईटक है, C2 है, HMS है, लाल झंडे वाली यूनियंस है, INTUC भी है, और इतना ही नहीं, मगर भगवा झंडा के जो भारतीय कामगार सेना महासंघ है, वो भी इस एकता में शामिल हुए हैं। और ये एकता जो अभी बन रही है, उसमें और दो नए बातें आज देखने को मिलते हैं जो पिछले 3-4 साल में हम देखते हैं। पहली बात यह है, एक जमाना ऐसा था कि जब कामगार संगठन ये कहते थे कि हम एक हो जाएंगे, मगर इसमें राजनीति को आप मत लाइए। अभी सारे कामगार संगठन जो है, ये सारे जो कृति समिति में आए हैं, सबकी एक सहमति बन गई है कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमें राजनीति लाना होगा। हमें ये जो कोशिश चल रहा है भाजपा सरकार का, मोदी सरकार का, उसको एक राजनीतिक एक जवाब हमको देना होगा, और एक राजनीतिक पराजय उनका हमें करना होगा। ये एक दूसरी बात है। 9 अगस्त को जो सभी कामगार संगठन के जो एक आंदोलन हुआ था, उसमें नारा इस तरह से था, बहुत ही इंटरेस्टिंग नारा था, कोविड वायरस हटाओ, मोदी नीति हटाओ। और बैनर्स जो पूरे देश में और खास करके सभी मीटिंग्स में मजदूरों ने लिया था, वो इस तरह का था, कामगार विरोधी मोदी सरकार को हटाओ, शेतकरी विरोधी मोदी सरकार को हटाओ, जनता विरोधी मोदी सरकार को हटाओ, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राष्ट्र विरोधी मोदी सरकार को हटाओ। यानी मोदी सरकार जो कदमें उठा रहे हैं, वो कदमें जो है अपने देश की हित के खिलाफ है। ये सरकार राष्ट्र विरोधी है। ये बात सिर्फ CIT और आईटक नहीं कह रहे हैं, ये बात जो है तमाम कामगार संगठन मिल करके एक चर्चा के बाद में एक आम सहमति से ये नारे जो है वो इस
पूरे विरोध कार्यक्रम में वो आए हैं। ये नई बातें हैं। और एक नई बात है जो जिसका जिक्र मैं यहाँ पर करना उचित समझता हूँ, वो ये है कि इस बात की चर्चा हो रही है कि हमने मार्च अप्रैल महीने में ये एक आह्वान किया था मजदूरों से कि मोदी सरकार को हटाओ, तो भी मई महीने में मोदी सरकार ज्यादा बहुमत से कैसे जीत के आए, इसको भी हमें समझना होगा। और इसलिए हमारे देश में जो सांप्रदायिक राजकारण है, उस सांप्रदायिक राजकारण के आधार लेकर के ये सरकार सत्ते में आती है, और अगर हमें ये सरकार को हराना है तो हमें सांप्रदायिक राजकारण का भी हमें विरोध करना होगा। ये बात अभी कामगार संगठन संयुक्त कृति समिति के हैंडबिल्स में, उनके पत्रक में, उनके बैनर्स में जो है वो अभी प्रकट हो रहा है। धर्मनिरपेक्षता का हमें हिफाजत करना होगा, देश के संविधान का हमें हिफाजत करना होगा। ये बातें जो है कामगार संगठन के पत्रक और उनके बैनर्स में जो है वो प्रकट हो रहा है। और इसलिए मैं कह रहा था कि अभी जो कदम सरकार ने उठाई है, इसके खिलाफ में जो आंदोलन होगा, हड़ताल का तो होगा ही, मगर इसी के साथ में एक राजनीतिक संघर्ष, एक राजनीतिक प्रचार, एक राजनीतिक मुहिम इस सरकार के खिलाफ होगा। अभी मजदूरों में ये चर्चा हो रही है, और ये मेरा आखिरी पॉइंट मैं यहाँ पर कहूंगा और फिर बाद में मैं रुकता हूं, कि अगर मोदी सरकार कानून बनाए हैं कि एक फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का प्रावधान उन्होंने किया है, तो अभी समय आया है कि मजदूरों को, मोदी सरकार को भी बताना होगा कि आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है, आपकी जो नियुक्ति है, वो भी निश्चित अवधि की नियुक्ति है। आप भी एक फिक्स टर्म एम्प्लॉय के रूप में आपको प्रधानमंत्री का जो है जिम्मेदारी आपको दी गई, और अभी समय आया है कि आपके फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट जो है उसको समाप्त करने की जरूरत है। अगर आप ठेके मजदूरों के खिलाफ आंदोलन कानून बनाते हैं, जो कानून पहले 20 मजदूर जहां पर है उनको लागू था, अभी उसको आपने 50 कर दिया, लाखों ठेके मजदूरों को कानून से बाहर कर दिया। अगर आप मजदूरों को उनके अधिकारों से आप बाहर कर रहे हैं, तो अभी मजदूर आपको ये दिखाएंगे कि मजदूर शक्ति और जनता की शक्ति, किसानों और मजदूरों साथ में लेकर के आपको भी सत्ता से हम बाहर कर सकते हैं। तो ये चर्चा जो है अभी मजदूर संगठन में हो रहा है, और एक कामगार संगठन के जो ट्रेड यूनियन डिमांड्स हैं, उसी के साथ में कुछ राजनीतिक बातें जो है वो कामगार वर्ग में हो रहा है। मैं समझता हूं कि भारत के मजदूर के इतिहास में एक अच्छी बात है। इसके पहले भी मजदूर वर्ग ने राजनीति में बहुत बड़ा योगदान दिया था। बीच में थोड़ा सा जो है वो राजनीतिक योगदान थोड़ा शिथिल हुआ था, थोड़ा कमजोर हुआ था, मगर अभी इस वक्त पे मजदूर वर्ग जो है फिर से अपने ताकत जुटा करके एक राजनीतिक चर्चा और एक राजनीतिक बदल इस देश में किस तरह से होना चाहिए, ये चर्चा अभी छिड़ गया है। 26 नवंबर की हड़ताल जो है एक ऐतिहासिक हड़ताल होगा, और आने वाले दिनों के अंदर मुझे उम्मीद है कि अपने देश में भी मजदूर वर्ग की ताकत पे कुछ ऐसे बदल होंगे कि ये जो अभी बदल सरकार ने किया है उसको ठीक करने के लिए, उसको दुरुस्त करने के लिए नए कानून बनेंगे। ऐसे सरकारें हम जो है बनाएंगे अलग अलग राज्यों में और केंद्र में, जो ये नुकसान जो देश का हो रहा है उसको दुरुस्त करने के लिए जो है कदम उठा सकते हैं। तो ये कहते हुए मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। आपने जो मुझे यहाँ पर मौका दिया है कुछ बातें आपके सामने रखने के लिए, मैं फिर से जोशी अधिकारी इंस्टीट्यूट को मैं धन्यवाद देता हूँ और आपसे रजा लेता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। जोशी अधिकारी इंस्टीट्यूट की तरफ से प्रोफेसर बाबू मैथ्यूज को और कॉमरेड विवेक मोन्टेरो को बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि शुक्ला जी ने जब इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स दिए और ये कहा कि बहुत ही डिफिकल्ट टाइम आया है, इतना ज्यादा ऑप्रेसिव गवर्नमेंट और इतना ज्यादा ऑप्रेसिव पॉलिटिक्स हिंदुस्तान में पहले आया नहीं, तो विवेक ने उसका बहुत ही अच्छे से जवाब दिया कि यदि बहुत ऑप्रेसिव समय आया है तो मजदूरों की ताकत भी उतनी बड़ी है कि इसको पलटेंगे, और केवल इस सिस्टम के अंदर अपने अधिकारों की रक्षा नहीं बल्कि पॉलिटिकल प्रोसेस में मजदूरों का अपना से होगा। मुझे लगता है कि ये मीटिंग को खत्म करने के लिए एक बहुत ही मौजूद बात है। फिर भी क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े कॉमरेड्स आज हैं मीटिंग में, मेरे ख्याल से हम और 10-15 मिनट
मीटिंग को एक्सटेंड करके मैं इनवाइट करना चाहती हूँ ऑडियंस में से, यदि कोई कमेंट करना चाहता है, इस रिक्वेस्ट के साथ में कि बहुत ज्यादा लंबा बात ना करें, कमेंट करना चाहता है तो मैं इनवाइट करूंगी हमारे कांग्रेस को बोलने के लिए। हम ये मीटिंग को 15-20 मिनट और एक्सटेंड करेंगे। और विनीत को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो देखें कौन बोलना चाहते हैं और फिर उनको इनवाइट कर दें। मेरे ख्याल से लेट अस फर्स्ट गिव द चांस टू आकृति, बिकॉज अभी वो शायद नेटवर्क की स्थिति ठीक हो, और तब तक यहाँ पर वासंती हैं, अशोक राव हैं, और बहुत सारे हमारे कॉमरेड्स जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट के हैं अलग अलग ब्रांचेस से, कॉमरेड कानगो हैं हमारे साथ यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से मैं किसी को कहने के बजाय सोचता हूँ कि कोई इम्पोर्टेंट बात जो इस मौके पर लग रही हो वो आकृति पहले अपनी बात रख दें और फिर उसके बाद आकृति प्लीज बी ब्रीफ एंड देन वी शैल लिसन टू अदर्स। थैंक यू। बस मुझे विवेक जी की बात पे वो जो राजनीतिक वाला मुद्दा है उस पर कुछ ऐड करना है। अभी बिहार में मैं हूँ और चुनावी माहौल में ये देखा जैसे ही मैं यहाँ की धरती पे लैंड हुई कि मोदी का बड़ा सा पोस्टर कि हमने मजदूरों को बहुत ही इज्जत से पनाह दी, पहुंचाया सही सलामत अपने घरों में, तो इस बार फिर मोदी सरकार। तो ये इतनी शर्मनाक जो बात है कि जिसमें झूठ बोलने की राजनीति इतनी बढ़ चुकी है, हर बात पे जो है इतनी बेशर्मी बढ़ चुकी है, तो ये इसमें मजदूर वर्ग जो है बहुत ही कुर्थित है। हम जब यहाँ लोगों से बात कर रहे हैं तो नीतीश सरकार के खिलाफ जो पूरा माहौल है उसका सबसे बड़ा रीजन जो है वो मजदूरों के ऊपर जो आक्रमण देखने को मिला है, कहीं ना कहीं वो चेतना यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। जबकि चुनाव के वक्त सांप्रदायिकता और अभी मोदी की स्पीचेस में फिर से पुलवामा और इस तरह की जो रेफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं, और साथ ही सुशांत सिंह और तमाम मुद्दा जिसको लगातार हटाने की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं और इसमें जो लेफ्ट पार्टीज का भी यहाँ पर एक रिवाइवल भी देखने को मिल रहा है कि एक तरह से बदलाव की यहाँ पर है, और उसमें जरूर रीढ़ की हड्डी एक तरह से मजदूर वर्ग के साथ जो हुआ वो है, तो उसका एक बेस जरूर तैयार होकर नजर आता है। और उसमें भी अभी कई तरह के सवाल है कि कब ऐसा हो कि मजदूर वर्ग सत्ता को अपने हाथ में लेने का एक सपना भी देखे। जो अस्मिता और एस्पिरेशंस का सवाल है वो कहाँ तक सीमित है। ये जब कॉन्शियसनेस और चेतना की हम बात करते हैं तो ये सिर्फ कानूनी लड़ाई की तरफ सीमित नहीं है कि ये क्लॉजेस जो है वो चेंज हो, लेकिन सत्ता में जो रोल होगा एक मजदूर वर्ग का, जिसमें महिलाएं भी हो और तमाम कास्ट का रिप्रेजेंटेशन और इस तरह की चीज हो, ये एक नया वैकल्पिक राजनीतिक बदलाव होगा। उसमें मजदूर की जो भूमिका है वो बहुत ही अहम और मैं कहूंगी प्राथमिक होगी। और उसके अलावा जो दूसरी बात चल रही है, जो ठेका प्रथा और फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट और इस तरह से स्ट्राइक्स, और आपने अभी सुप्रीम कोर्ट का नया निर्णय देखा था जो शाहीन बाग प्रोटेस्ट के खिलाफ था कि प्रोटेस्ट को ही एक तरह से प्रोटेस्ट कल्चर रेजिस्टेंस को भी कोरोना के तहत भी हमने देखा, उसी चीज का जो गला दबोचने का जो अभी प्रक्रिया चल रही है उसका भी कहीं ना कहीं हमें काफी विरोध नजर आता है। और अभी बहुत जरूरी है कि जो डिवाइड एंड रूल अभी ब्रिटिश और अंग्रेजी हुकूमत की बात चल रही थी, तो उसमें फैक्ट्री के क्षेत्र में भी हमें नजर आता है कि कैसे परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट और परमानेंट अभी एक बिल्कुल ही इतिहास की बात हो गई और एक ड्रीम वाली बात हो गई कि परमानेंट नौकरी का जो कॉन्सेप्ट है, और उसमें हम की सिर्फ अभी 4 कोड्स नहीं, रेलवे अप्रेंटिस एक्ट थे जो एब्जॉर्ब कर लिए जाते थे अप्रेंटिसेस को, उनको आज जिस स्थिति में छोड़ा गया है, क्योंकि निजीकरण से जोड़कर अगर हम ये मुद्दे देखें तो जो फ्रैगमेंटेशन है लेबर का वो बहुत तेजी से देखने को मिल रहा है। और उसी में ही मजदूर वर्ग की जो एकता है उसे हिंदू मुस्लिम और तमाम जातिवाद में भी तोड़ने का हम देखते आ रहे हैं कि किस तरीके से चाहे वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हो और किस तरीके से उसका जो तोड़ निकल रहा है। लेकिन
अच्छी बात यह है कि इस तरह के एक विधानसभा चुनाव में भी जो एक माहौल बन रहा है वो कहीं ना कहीं हमें उस पर जो है बहुत जोर देना चाहिए। और अगर हम लीगली भी इसको समझने की कोशिश करें तो चाहे ओला, अभी नए न्यू फॉर्म्स ऑफ वर्क की प्रोफेसर मैथ्यू ने भी बात की, तो इस तरह की जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं वो भी उनमें भी अभी इस तरह के हम देख रहे हैं स्ट्राइक्स और हड़तालें आ रही है, और उनमें जो भ्रमित किया जा रहा है कि आप स्वरोजगार में हैं और आप आत्मनिर्भर हैं, इस पूरी चीजों को अभी रिजेक्ट करना, चैलेंज करना बहुत ज्यादा अर्जेंट हो गया है। और इसका जो इतिहास से हमने आज की पूरी वक्ताओं को सुना कि उसको जोड़कर अगर हम समझेंगे तो हमें समझ आएगा कि जो आगे के संघर्ष है उसकी भी एक तरह से रोड मैप नजर आएगा। पर मुझे बस वो चुनाव और राजनीतिक जो बदलाव है उसमें मजदूरों की भूमिका पर एक खास पॉइंट यहाँ पर जोड़ना था। और जो तमाम बदलाव है श्रम कानूनों में उसकी भी जो लड़ाई होगी वो सड़क पे कानूनी लड़ाई और तमाम लड़ाइयाँ होंगी, क्योंकि हमने एक चीज आखिरी पॉइंट में मैं ये कहना चाहूंगी कि इस सरकार ने ट्रांसपेरेंसी के नाम पे और ओपन फीडबैक के नाम पे भी बहुत बरगलाया है। जब सब ये सब कोड्स के ड्राफ्ट्स आ रहे थे तो सारे एक्टिविस्ट लेबर राइट्स के जुट गए कि वो क्लॉज बाय क्लॉज चेंजेस बताने लग गए। अब चाहे वो एग्रीकल्चरल बिल्स का सवाल हो या वो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हो या ये जो मजदूरों के कोड्स हो, लेकिन वो समय यूज करना चाहिए था हमें मजदूरों के बीच ये जागरूकता का सवाल और ये सारी चीजें। तो ये कहीं ना कहीं, और वो जो ट्राईपार्टाइट सिस्टम को भी तोड़ा एक तरफ, और पूरा जो आंगनवाड़ी स्कीम वर्कर्स के ऊपर साइमल्टेनियस अटैक्स हो रहे हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं इंस्टीट्यूशंस को ध्वस्त किया जा रहा है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फीडबैक मंगवाकर हमें भी बरगलाया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जूम कॉल्स और ये जो सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग है इससे भी हमें डिविएट नहीं होना है, और जो असल सड़क की लड़ाई है उसे हमें प्राथमिक इम्पोर्टेंस देना होगा। यही इसी बात पे मैं अपनी बात को रोकना चाहूंगी। शुक्रिया। हेलो, हाँ, मैं एक बात कहना चाहता था कि इस समय भी मजदूरों के आंदोलन को कमजोर करने के लिए सांप्रदायिक राजनीति अपना काम कर रही है। एक बहुत बड़ा हिस्सा श्रमिकों मजदूरों का ये आज भी सोचता है कि ठीक है हम संकट में हैं, लेकिन इन मोदी ने मुसलमानों को तो ठीक किया। ये जो एक घातक मेंटेलिटी है, 26 नवंबर की हड़ताल हो और दूसरे हमारे धरना प्रदर्शन आंदोलन जो भी हो, इसके साथ साथ हमको सांप्रदायिक फासीवादी राजनीति के खिलाफ एक जन शिक्षण का काम भी हमारे एटक और दूसरे श्रमिक संगठनों को लेना चाहिए। नहीं तो हो सकता है कि कहीं निर्णायक समय में हम कमजोर ना पड़ जाएं और हमारे श्रमिक आंदोलन की चेतना को राजनीतिक चेतना में रूपांतरित करने का एक मोर्चा, एक लक्ष्य लेकर काम करना चाहिए। जी धन्यवाद। आज उदय चौधरी का मिल गए। अभी एक बात हुआ था, 26 नवंबर की जो आम हड़ताल है उसको कामयाब बनाना चाहिए। ये जो दोषी अधिकारी इंस्टीट्यूट है उसमें अभी भी बात हुई कि सांप्रदायिकता का मुद्दा है, और भी बहुत आर्थिक मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं। तो इसको लेकर अलग अलग इंटेलेक्चुअल्स की तरफ से ये हफ्ते भर में या अगले 2-3 हफ्ते में खास करके एफर्ट करके दोषी अधिकारी इंस्टीट्यूट की तरफ से इंटेलेक्चुअल्स का आर्टिकल कहीं छपे और वेबिनार्स हो और फोकस 29 नवंबर हो, और इस सेमिनार का भी जो रिकॉर्ड होगा उसके अंदर ये वेबिनार 26 नवंबर के आम हड़ताल को सपोर्ट करता है, ऐसा एक रेगुलेशन पास किया जाए। जैसा वो मैंने चैट में भी लिखा है, तो अपने रिकॉर्ड में हो कि ये हड़ताल जो आम हड़ताल है सेंट्रल रेलवे की, उसको जो दोषी अधिकारी इंस्टीट्यूट इस वेबिनार का। थैंक यू कॉमरेड। मैं केवल 2 विषयों पे ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जिस देश में एक डिवाइड है वर्कर ऑफिसर के बीच में, और कहीं दुनिया में नहीं है, क्योंकि दुनिया में 2 ही कैटेगरीज होते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई। या तो आप एम्प्लॉयर हो या आप एम्प्लॉई हो। पर ये जो सुपरवाइजरी वर्कर ऑफिसर, अब आप सुपरवाइजर से बात कर रहे हो और कह रहे हो नॉन यूनियनाइज सुपरवाइजर्स, इसका मतलब क्या है?
आप या तो यूनियनाइज हो या नहीं हो। तो ये खाली एक ट्रेड यूनियन का इशू नहीं है, ये टेक्नोलॉजी का इशू है। आज आपके 800 मेगावाट पावर हाउस में कंट्रोल रूम में कौन बैठेगा? वर्कमैन बैठेगा। वहां पे एक क्वालिफाइड आदमी चाहिए, उसके मेंटेनेंस के लिए कौन चाहिए? जब मैंने शुरू किया था जिंदगी एज ए पावर इंजीनियर, 30 मेगावाट का स्टेशन होता था। 30 मेगावाट के स्टेशन में वर्कमैन बैठता था कंट्रोल रूम में, सब जगह वर्कमैन होते थे, 2-4 इंजीनियर होते थे। आज 800 मेगावाट का एक स्टेशन बन रहा है। तो आप जो है वर्कमैन का डेफिनेशन को चेंज नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप कहें कि मैं रेलवे टिकट, विनीत मेरे लिए रेलवे टिकट खरीद लो, तो क्या आप रेलवे स्टेशन भागोगे? नहीं, अपने टेलीफोन पे बुक करोगे। तो आज डायरेक्ट वर्कमैन कौन है? डायरेक्ट वर्कमैन वो है जो रिजर्वेशन काउंटर के पीछे बैठा है या जो कंप्यूटर चला रहा है। या तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट वर्कमैन, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्कमैन है, ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को जब तक ट्रेड यूनियन नहीं बदलेगा कोई बदलाव नहीं आ सकता। क्योंकि आप टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं जा सकते, टेक्नोलॉजी के साथ जाना पड़ेगा। ये जो कॉन्सेप्ट है इनको चेंज करना पड़ेगा। और तब तक आज जब कोई आंदोलन होता है तो वर्कर्स यूनियन कहता है अफसर तो नहीं ज्वाइन हुए, अफसर नहीं ज्वाइन हुए, ये बहुत गलत बात है। अफसर को भी ज्वाइन होना चाहिए था, उनका भी तो एसोसिएशन है, एसोसिएशन। पर क्या वो प्रोटेक्टेड वर्कमैन है? नहीं। किसी ट्रेड यूनियन ने उनके लिए प्रोटेक्टेड वर्कमैन के स्टेटस के लिए लड़ा? नहीं। उनको तो आप प्रोटेक्टेड वर्कमैन के लिए स्टेटस नहीं देते हो, उनको प्रोटेक्टेड वर्कमैन नहीं बनाते हो, और फिर कहते हो नहीं उनको आंदोलन में ज्वाइन होना चाहिए। कैसे आंदोलन में ज्वाइन होंगे? तो इन चीजों पे थोड़ा सा ट्रेड यूनियन को, आज 21वीं सदी आ गई है, अब सोचने की जरूरत है। कब तक हम ये डिफाइनेशन ऑफ वर्कमैन और सेक्शन 20 वर्कमैन की डेफिनेशन जो आईडी एक्ट में है उसको कब तक चलाएंगे, और कब तक हम ये कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट वर्कमैन चलाएंगे? ये नहीं चल पाएगा। ये मेरा सबमिशन है कि 26 नवंबर को पार्लियामेंट को सही रास्ते में रखने के लिए मजदूरों को रास्ते पे उतरना पड़ेगा। आज के दौर में मजदूरों की, सब ट्रेड यूनियन की यूनिटी और मजदूरों का संघर्ष, यही रास्ता अपना के अपने को आगे जाना पड़ेगा। तभी राजनीति भी होगी और बदलाव भी होगा। इतना ही कहना है। एक्चुअली ट्रेड यूनियन की यूनिटी के ऊपर हमारा लास्ट सेशन है, जो हमारे वेबिनार सीरीज का लास्ट सेशन है, वो इसी पे है, जॉइंट प्लेटफॉर्म ऑफ ऑल ट्रेड यूनियंस। और उसके अंदर जॉइंट प्लेटफॉर्म ऑफ ऑल ट्रेड यूनियंस के साथ साथ पूरा वर्किंग क्लास जितना फ्रेगमेंटेड है, जैसे बात हो चुकी है यहाँ पे, उन सब की यूनिटी कैसे हो सकती है और क्वेश्चंस हम उठा सकते हैं। और अभी जो आगे के वेबिनार्स होंगे उसमें बहुत सारे सवाल जो आज रेस किए गए हैं उसके ऊपर डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी, और हो सकता है कि हम लोग समझने में, वस्तुस्थिति को समझने में ज्यादा सफल हों। मैं शुक्ला जी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जैसे उन्होंने इंट्रोडक्टरी रिमार्क दिए वैसे कंक्लूडिंग रिमार्क दें, ताकि हम ये सेमिनार को खत्म करने के पहले उनका। मुझे खास करके विवेक मॉन्टेरो ने जो बताया उससे बहुत हौसला बढ़ा। उनका जो कहना था कि मजदूर की जो समझ है वो समझ काफी हम लोग जो समझते हैं उससे आगे है। हम लोग ये सेमिनार की कल्पना करने के पहले ही उन्होंने 26 नवंबर में इकट्ठा आके इसका मुकाबला करने का पहला कदम उठाया था और उठाया है। हमें चाहिए कि अपना जितना भी संकट हो, चौतरफा हमला है, मैंने कहा चौतरफा हमला है, और उस चौतरफा हमले का मुकाबला करने का हौसला ट्रेड यूनियंस ने दिखाया है, और उसका हम लोगों को सीख लेनी है और उम्मीद भी बढ़ानी है। जैसे पहले हम लोग सोचते थे खेत में काम करने वाले और शहर में मिलों में काम करने वाले, उसमें उसका रिश्ता, वो जैव जो ऑर्गेनिक रिलेशनशिप है वो उभर कर आई है। और एक तरह से जो माइग्रेशन का बड़ा ट्रेजेडी हुई, उस ट्रेजेडी ने ये भी बताया दिया कि ये जो कनेक्शन है, ऑर्गेनिक रिलेशन है, वो फिर आया है। और ये इसी से एक पॉलिटिकल समझ, नई समझ बढ़ रही है।
हम लोगों को चाहिए कि इसमें हम लोगों को शामिल होना है, और वो शामिल होने के लिए हम अपनी समझ भी बढ़ानी है। और जोशी अधिकारी इंस्टीट्यूट ने ये जो पहल की है उसमें ये एक बहुत महत्व का मुद्दा था कि हम लोग भी समझे कि किस तरह से जा रहे हैं। जब ये देखते हैं 4 करोड़ हुआ और पूरा पिछला जितना मजदूरों ने कमाया था उसको ध्वस्त करने की कोशिश की गई, तो एक बड़ी रंजिश से मालूम होती थी कि ये क्या हो रहा है, उसका जवाब कैसे आएगा। और राजनीतिक क्षेत्र में भी जो हो रहा है उससे भी एक बहुत बड़ी रंजिश आती थी। किंतु विवेक मॉन्टेरो को सुनने के बाद लगा कि हम पीछे हैं और मजदूर आगे हैं। हम लोगों को उनका हौसला बढ़ाने का कोशिश करनी चाहिए, उसके पहले अपना हौसला बढ़ाना चाहिए। मुझे लगता है कि जोशी अधिकारी इंस्टीट्यूट का ये वेबिनार की श्रृंखला है वो अपना हौसला बढ़ाने के कार्यक्रम की शुरुआत है, और जब ये होगा तो हम लोग साथ रहेंगे। ये जरूर है कि तबके अलग अलग हैं, प्रोपेगेंडा अलग अलग तरीके से होता है, और बहुत रसाताला पर जाते हैं जब पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा होता है। उसका भी जवाब हम लोगों को अभी सामने, जैसे आकृति जी ने बताया, वो बिहार से आई है और वहाँ एक बड़ा रण मचा हुआ है, और उसमें भी आप देखिएगा कि लोग दिशा दे रहे हैं, पूरे भारत को दिशा दे रहे हैं कि मुद्दा क्या है और क्या करना चाहिए। और जितना भी प्रोपेगेंडा हो कम्युनलिज्म का, तथाकथित नेशनलिज्म का, उसका जवाब वो लड़के दे रहे हैं। वो लड़के कनेक्शन चला गया है। विवेक इज अनम्यूटेड। विवेक, डू यू वांट टू से समथिंग? हाँ, मैं एक ही मुद्दा यहाँ पर रखना चाहूँगा कि कॉमरेड शैलेंद्र शैली ने जो यहाँ पर बात रखी कि हमारे 26 नवंबर के जो हड़ताल होगी। जया शुक्ला जी आ गए हैं, डोंट वरी। हाँ प्लीज विवेक। सांप्रदायिकता का पर्दाफाश हमें करना होगा, और मजदूरों को सांप्रदायिकता से हम दूर कैसे कर सकते हैं इसका भी हमको कोशिश करनी होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। और यहाँ पर मैं ये जिक्र करना चाहता हूँ कि 26 नवंबर हमारे देश के संविधान दिवस है, और 26 नवंबर शहीद हेमंत करकरे का शहादत का दिवस भी है। तो ये सारी बातें जो है, हेमंत करकरे कैसे व्यक्ति थे, संविधान में क्या है, किस तरह से संविधान पे हमला हो रहा है, ये हमारे चुनाव अपने हड़ताल के प्रचार में हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहता हूँ। मैं तो अपना कहना खत्म ही कर रहा था। अभी तो मैं एक ही वाक्य जोड़ना चाहता हूँ कि जिस तरह से इसमें लोगों ने भाग लिया और इतने संख्या में और उतने अच्छे पार्टिसिपेशन हुआ, तो सबको मेरे तरफ से धन्यवाद। मीटिंग आज की फिर हम खत्म करते हैं। मैं आप सबको इनवाइट करती हूँ कि आप 4 तारीख को हमें फिर से ज्वाइन करिए, जिसमें कि हम अभी के मॉडर्न इंडस्ट्रीज के मॉडर्न वर्किंग मैन एंड वुमेन और उनके स्ट्रगल्स की बात करेंगे। और मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से स्ट्रगल किए हैं, और उससे हमें आगे लेसन्स और पर्सपेक्टिव बनाने में फ़ायदा होगा। तो आप सबको धन्यवाद के साथ 4 तारीख का निमंत्रण फिर से मैं आपको देती हूँ।